बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे नाजरीन, और आज का दिन आपका बड़ा अच्छा गुजरे, ये सब दुआ के साथ जो है मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। नाजरीन, आज का जो हमारा शो है उसका जो पहला टॉपिक है वो है ही हमारा शुक्रगुजारी के ऊपर। मगर शुक्रगुजारी के लिए मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी बात हम उसको ज़रा छेड़ें, कुछ एलैबोरेट करें, ताकि हमारा तसलसल बन जाए, एक सिलसिला बन जाए, और उसके बाद फिर हम अपने मेहमान की तरफ मधु करें। मैं अपनी बात नहीं करी, मगर मैं आप सबके साथ मिल के एक बात करूँगी। जैसे कि मुझे मेरे भाई की जो 2 गाड़ियाँ हैं वो तकलीफ़ देती हैं, मुझे मेरी बहन के जो मुझसे बड़ा घर है वो मुझे तकलीफ़ देता है, मुझे मेरी सहेलियों के अच्छे से अच्छे ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड बैग्स जो हैं वो मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। मतलब मैं अपनी चीज़ों पे खुश नहीं हूँ, तभी तो मुझे दूसरों की चीज़ें तकलीफ़ दे रही हैं। मैं अपनी चीज़ों के साथ खुश नहीं हूँ, मैंने सब्र नहीं किया, मैंने शुक्र नहीं किया, और उसके बाद मैं जिस की जो चीज़ें देख रही हूँ उसके साथ मैं हसद भी कर रही हूँ, और मैं हिर्स भी रख रही हूँ, और मैं जो हूँ ना किसी भी लिहाज से उनसे बेहतर बनने की कोशिश, या फिर मैं ये सोच रही हूँ कि इस बंदे की या बंदी की जेब में जो पैसा है वो पैसा मेरी अपनी जेब में यहाँ पे कैसे आना है। मतलब ज़्यादा की जो तलाश है, जो हवस है, जो एक ग्रीडीपना है, वो हमें नाशुक्री के करीब कर देता है, और हमें इस नाशुक्री के साथ जो है ना, मैं आपको बताऊं, अल्लाह से दूरी कर देता है। और अल्लाह ताला को नाशुक्रे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद ही नहीं करता जो शुक्र नहीं करते। मैं एक एग्जांपल दूंगी। हमारे पास बहुत से ऐसे मेहमान आते हैं, आपको पता है, जो बड़े माहिर होते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो उनकी बातों से हमें बड़े सीखने को मिलता है। तो एक ऐसे मेहमान हमारे पास थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के साथ हमारा जो सिलसिला होता है, अल्लाह हमें हर बात पे माफ़ कर देता है। हम किसी के साथ कुछ करते हैं, कोई हमें माफ़ करता ही नहीं करता, या कोई हमारे साथ अगर गलती कर देता है, अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो अल्लाह की नज़र में हम बहुत बड़े हो जाते हैं, हमारा ग्राफ भी बड़ा हो जाता है, और हम पॉजिटिव मस्बत सोच की तरफ निकल जाते हैं, वरना हम नेगेटिव अप्रोच की तरफ, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ रहते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, पॉजिटिव सोच की तरफ रवा दवा हो जाता है, तो फिर हमारे रास्ते भी आगे खुल जाते हैं। खुद सोचें, अगर हम किसी को अपने से छोटे या किसी को माफ़ ना करें, और यही काम अगर अल्लाह ताला हमारे साथ करे, हमें माफ़ ना करे, हमें ना बख्शे, तो फिर हमारा क्या हाल होगा, हमारी कैसी पकड़ होगी। तो इसका मतलब ये है कि आज है भी जुमा, और जुमा जो तो है ही शुक्र का दिन, ये बात किसको नहीं पता। तो आज शुक्र का जो ये पहलू है, दामन है, इसको पकड़ते हैं और यहाँ से तैयार करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले शुक्र करना सीखेंगे। और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा शुक्र करना पसंद है। शुक्राने की नमाज अदा कीजिए, शुक्र कीजिए। अल्लाह ताला को रोज़ सोने से पहले एक बार बात कीजिए उनसे बेड टाइम पे, और उनको बोलिए कि थैंक यू सो मच अल्लाह मियाँ, कि अपने बच्चों में भी प्रैक्टिस लेकर आइए कि थैंक यू अल्लाह मियाँ, आज आपने मुझे खाने को इतनी अच्छी जगह लेके गया, आज आपने मुझे ये कपड़े दिलवा दिए, आज मेरी यहाँ पे इज़्ज़त रखवा दी, आज मेरा वो काम अच्छा हो गया, मेरी ये ख्वाहिशें पूरी कर दी, जो चीज़ें, या मैं ज़िंदा हूँ, या मेरी सेहत मुझे अल्लाह ताला आपने दी, इन सब का शुक्र अदा करें, और उसके बाद अपनी नेक्स्ट सुबह का आगाज़ करें। देखें कितनी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज हमारे साथ जो मौजूद है वो है डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब, MS फाउंटेन हाउस से। हमने ख़ास इनको मधु किया है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरे पूरे चैनल में इनकी धूम मची हुई थी। ख़ास तौर पे हमारे खुरम साहब हैं, वन ऑफ माय बॉस, तो उन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा तारीफ़ की थी कि ही सच अ नाइस एंड हम्बल पर्सन। तो आज मैं ख़ुद भी इनके साथ मुलाकात कर रही हूँ, आपकी भी करवाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है सर आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। आपकी तारीफ़ें सुनी है, और आज आपको हम प्रोग्राम में बुला के बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। शुक्रगुजारी। सर ये बताइए, क्या बात है, आपने हमारे टॉपिक को खुद ही जो है ना एलैबोरेट कर दिया। ये बताइए, शुक्रगुजारी क्या चीज़ है, इसका चोली दामन जी का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया, माशाअल्लाह। और लाखों दुरूद सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सारी इज़्ज़तें सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फिज़ा, आपने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, और ये हर शख्स की ज़रूरत, घर घर की ज़रूरत, माशरे की ज़रूरत, शुक्रगुजार हो जाएंगे तो बहुत सारे मसले ठीक हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो सबसे जो खूबसूरत चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई पूरी दुनिया में वो इंसान, और इंसान में जो है ना फिर उसके अंदर कुछ और डेवलपमेंट की, उसको ब्रेन बनाया,
क्योंकि मेरा ताल्लुक़ साइकेट्री से है और पिछले 32 साल से मैं साइकेट्री में काम कर रहा हूँ, तो मैंने नाशुक्रेपन को बहुत पास से देखा है। और जिनको मैंने बहुत पास से देखा तो फिर नतीजा ये है कि जो लोग मुझे माशरे में खुशहाल नज़र आए, सेहतमंद नज़र आए, खुश नज़र आए, वो शुक्रगुजार ही लोग थे। नहीं तो कोई बहुत बड़ी गाड़ी और बंगला और ये पोजीशंस ये खुशी नहीं दे सकती। तो बहुत पास से उनको देखा। अच्छा, मैं आपको आपके क्वेश्चंस, क्योंकि ये नेचुरली हम इसको कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैं अपना ज़ाती वाक़या आपको 2 सुना दूँ जी, और उससे शुरू करते हैं बात, क्योंकि बात ही ज़बरदस्त है। क्या बात? 2008 में मैं अपने ऑफिस में बैठा था, पाकिस्तान की टीम, क्रिकेट टीम आई हुई थी, मैं उनसे बात कर रहा था मेंटल इलनेस पे, और मुझे तबीयत मेरी ख़राब हुई और मेरी वाइफ मेरे साथ काम करती है, तो मुझे हमारे हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ जो है ना वो चुबुर्जी पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए कि उन्होंने कहा जी इसकी तो डेथ हो गई। 2008 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। फिर वो मुझे रोती पीटती हुई एक चांस लेने के लिए सर्विस अस्पताल ले गई, फिर पता चला कि नहीं अभी ये मरा नहीं है। तो वो फिर उन्होंने मेरे पास कोशिश की और मैं 3 महीने मुख्तलिफ ICUs में रहा और फिर अल्टीमेटली मैंने कराची से जाके अपनी ट्रीटमेंट कराई और ऑपरेशन कराए। सर क्या हुआ था आपको? मैं एक छोटा सा स्टोन था जो निकल के कॉमन बाइल डक्ट में आया और उसने पेनकेटाइटिस, एक बीमारी है एक्यूट पेनकेटाइटिस, जिसमें 70% लोग जो है ना वो इनिशियली तौर पर ही दुनिया से चले जाते हैं। अच्छा। आप बैठे बैठाए देखिए, मैं मीटिंग कर रहा हूँ और वो ये हो गया। ये ज़िंदगी बदलती कैसे है? कैसे? तो इसलिए जो है ना वो शुक्रगुजारी की बड़ी ज़बरदस्त एलिमेंट है। अच्छा, मैं आपको सुनाऊँ, बड़ी मज़ेदार वाक़या है। तो एक जब मुझे थोड़ा सा होश आया, मैं बेहतर हो गया, 3 महीने क्योंकि मुख्तलिफ ICUs में रहा था। ICUs में रहना कितनी ख़तरनाक बात है। तो मैंने देखा आईना, मेरी वाइफ ने मुझे दिखाया तो मेरे बाल थे ही नहीं। तो मैंने कहा ये तो बहुत बुरी बात हो गई है। होश जब आ गया कि ये तो बाल ही ख़त्म हो गए। तो उसने मुझे कहा इसमें परेशानी की क्या बात है? मैंने कहा अब क्या होगा? कहता है बहुत आसान बात है, आपको बाल कैसे चाहिए? तो मैंने कहा भाई बाल जैसे होते हैं, लंबे, काले, सिल्की। तो कहते हैं बस फिर आप दुआ मांगें अल्लाह ताला से। तो मैंने कहा कैसी दुआ? कहते हैं आप शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने आपको लंबे, सिल्की, घने बाल दिए, तो देखिए मसला हल हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है। मतलब देने से पहले शुक्र कर ले। हाँ, अच्छा। अल्लाह का वादा है कि तुम जो तुम्हें चाहिए उसका शुक्र करना, कर शुक्र अच्छा। वो तुम्हें मिल जाएगा। आपकी नीयत है, आपने शुक्र करना शुरू कर दिया। आपके सामने अब मेरे बाल है। 2008 में ये बाल खत्म हो चुके थे। तो शुक्रगुजारी की मिसाल ज़ाती तौर पे मेरी है। क्या बात है। अच्छा, अभी जो मैंने आपके इंट्रो में बात की है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन दिया है, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, ये मेरा बिल्कुल बिलीव है, क्योंकि आज से 3 साल पहले फिर यही हुआ और मुझे कोरोना में ICU तक जाना पड़ गया, और हत्ता के बाईपाप और दुनिया जहाँ के वेंट तक मेरे साथ के तकरीबन सारे लोग मर गए एक्सेप्ट मी। फिर सिलसिला शुरू हुआ और फिर मैंने शुक्रगुजारी, क्योंकि मैं शुक्रगुजार कि अल्लाह ताला ने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन मुझे दिया। तो फिर मिसाल है दूसरी। तो शुक्रगुजारी जो है ना वो रोज़ होनी है। क्या बात है। और रोज़ होनी है। अच्छा, साइकेट्री, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मौका दिया ज़िंदगी में साइकेट्री से काम करने का, और मैं साउथ एशिया का सबसे बड़ा इदारा है फाउंटेन हाउस। जी बेशक। जिसमें 400 से ज़्यादा बेड यहाँ पे, 300 से ज़्यादा बेड फ़ारुखाबाद, सरगोदा, हमारी ब्रांचेज़ हैं मुख्तलिफ। ज़िंदगी की बहुत पास से देखा। मैंने देखा कि 6 बच्चों की माँ को फाउंटेन हाउस छोड़ के जाते हैं और एड्रेस चेंज कर लेते हैं। ये वही बच्चे हैं कि जिनके पैदा होने पे मिठाइयाँ बटी थी और बेतहाशा वो इज़्ज़त दी गई थी, वो माँ को छोड़ के चले जाते हैं। नाशुक्रापन यहाँ पे फील होता है। या अल्लाह। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो लोग शुक्रगुजार हैं। अच्छा, मैंने बड़े खूबसूरत मिसालें देखी। मैं आपको फिजा, अगर आपने कोई बात पूछनी तो पूछते रहिएगा। मिसाल देखें, मेरी बात सुने, बड़े लोगों के साथ सवाल जवाब का सिलसिला बड़ा नहीं होता। अच्छा, बड़े लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला। अच्छा, चले, मेहरबानी है आपकी। मैं आपको 2 वाक़या सुनाता हूँ। एक, क्योंकि हम बच्चों से लेके और बुज़ुर्गों तक सबकी ट्रीटमेंट करते हैं, साइकेट्री और नफ्सियाती अमराज में मुब्तला लोग। अच्छा, ये वो बीमारियां हैं कि जिसके बाद डिस्कस नहीं करते। अगर मेरी स्किन ज़रा सी ख़राब हो जाए ना, फ़ौरी डॉक्टर्स का मशवरा लूँगा। डॉक्टर मुझे मशवरा ही बताएंगे, वो जनाब इसके लिए स्पेशलिस्ट बहुत अच्छा है, बाल में ख़राब हो रहे हैं, वो उसके पास चले जाओ। कोई और बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, डॉक्टर के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर साइकेट्री का मर्ज़ है तो कहेंगे बताना ना, किसी दूसरे को पता चल जाएगा तो तुम्हारी मंगनी नहीं होगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारे पर स्टिग्मा लग जाएगा कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। ये हमारा माशरा है। जबकि
जो बिल्कुल क्लियर मैसेज है, जो मैं आपके टीवी के तवज्जुह से और मैं पहले भी देता रहता हूँ कि भाई दिमाग की बीमारी सिर्फ उस शख्स को हो सकती है जिसके पास दिमाग है। और सबके बस पास है दिमाग, सबके अगर पास नहीं है तो नहीं होगी। इस तरह आंखों की बीमारी उसको हो सकती है, आंखें तो जब हो सकती है तो उसके बारे में बात करने में क्या परेशानी है? सही बात है। हाँ। अच्छा, 2 मिसालें मेरे पास, क्योंकि हमारा माशरा कहते तो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, कहते तो हैं मुसलमान हैं, कहते तो अभी आपने अपने इंट्रो बड़ा खूबसूरत दिया, जुमे की फजीलत बताई और अल्लाह ताला से बात करने की बात बताई। मानते तो सब हैं, करता कोई नहीं है। जब स्पेशल बच्चा घर में पैदा हो जाता है ना, तो खुद भी और माशरा तुम्हारे गुनाहों की सजा है। हाँ सर, इसको ब्रेक के बाद डिस्कस करें। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी बात है, इसको एलैबोरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियसली हम यहाँ पे शुक्र की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पे जब कोई इस तरह स्पेशल चाइल्ड, कोई एबनॉर्मल चाइल्ड पैदा हो जाए किसी के घर में, तो वही माँ बाप शुक्र अदा नहीं करते। ब्रेक के बाद मिलते हैं। हम शुक्र की बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक शुक्र है और बात बिल्कुल सही है। हमारे माशरे में अगर किसी की औलाद एबनॉर्मल है या स्पेशल चाइल्ड है, तो वहाँ पर शुक्र अदा नहीं किया जा रहा होता, वहाँ पर बल्कि उस औलाद को छुपाया जा रहा होता है माशरे से, माशरे की नज़रों से, और बड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं कि लोगों को पता ना चल जाए कि हमारी जो है ना एक ऐसी स्पेशल चाइल्ड औलाद है। और बाकी अगर बच्चे पैदा हो गए तो उनको ये लगता है कि उनकी शादी में भी हर्ज होगा, मुश्किल पैदा होगी, लड़की हमारे घर से ब्याह के कोई नहीं लेके जाएगा, या हमारे लड़के को कोई लड़की नहीं देगा, कि ये असरात जो हैं, ये स्पेशल चाइल्ड जो है, ये एक एबनॉर्मल बच्चा जो है, बाकी भाइयों में तो भाइयों में भी इसके जो है ना असरात आएंगे, तो ये छुपा के रखते हैं। इज़ दैट शुक्र? बात करते हैं जी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने की और ये माशरे को रिफ़्लेक्ट करता है। अच्छा, क्योंकि हम रोज़ यही इस तरह के पेशेंट्स देखते हैं। आज से 10-15 साल पहले हम 10,000 पेशेंट देखते थे सालाना, अब हमने 1,80,000 पेशेंट चेक किए हैं पिछले साल। तो इसमें एक अच्छी बात भी है कि लोग अस्पताल की तरफ आ रहे हैं, और एक बुरी बात है कि नंबर ऑफ़ दी पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं माशरे में बहुत ज़्यादा। और शुक्र है कि वो जाली बाबों के पास कम जा रहे हैं, नहीं तो तावीज़ गंडा ये सब कुछ हमारे पास बेतहाशा होता है। अच्छा, मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा था शुक्रगुजारी पे, एक फैमिली आई हमारे पास, और उस फैमिली मियाँ बीवी दोनों थे। उनका पहला बच्चा था, स्पेशल बच्चा था, और छोटा सा बच्चा था 4-5 महीने का। तो जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि भाई ये तो स्पेशल है, तो वो माँ का हाल ये था कि वो माँ रो रही थी और एंजाइटी और उसमें बेचैनी में और डिप्रेशन का शिकार कि मेरा बस चले तो मैं इसको कहीं फेंक दूँ। शौहर भी कह रहा है कि हमें तो ये बच्चा नहीं चाहिए, आप हमें गाइड करें। और उसका नतीजे में ये है कि पूरा ख़ानदान, मतलब लड़की ये कह रही है हमें आके कि खुदा के वास्ते मेरे शौहर को समझाएं कि मुझे तलाक़ ना दे, इसकी बुनियाद की मेरी वजह से नहीं है। शौहर कह रहा है कि बीवी की वजह से, ससुराल वाले कह रहे हैं कि इस तरह से। आप देखिए एक अफेक्ट नाशुक्रापन का क्या है कि ये आ गया। अच्छा, एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। 3 बच्चे स्पेशल माँ बाप के साथ आए, वेल केप्ट, साफ सुथरे, बेहतरीन, अच्छे बड़े हो गए। अच्छा। और वो आए माँ बाप दोनों, तो हम तो रोज़ देखते हैं, तो रोज़ देखने की वजह से हमने जब उनसे क्वेश्चन आंसर्स किए तो आप हैरान हो जाएंगे उन्होंने क्या खूबसूरत बात की और क्या खूबसूरत लोग थे। शुक्रगुजारी की मिसाल आप देखिए। और मिसाल क्या है, अब हमने पूछा कि भाई आप तो दोनों बड़े खुश और तीनों बच्चे, आपके और बच्चे हैं? कहते नहीं, हमारे 3 बच्चे। और उन्होंने कहा ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे 3 बच्चे हैं। तो हमने उनसे पूछा, हमारी पूरी टीम आपको पता है होती है, हम उनको उनकी करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा जी हमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में खुशियाँ दिखा दी। अच्छा, हमने जब ये बात उन्होंने की, फिर हमने उनसे पूछा कि नाशुक्रा माहौल है हमारा। उन्होंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में कि मैं तुम्हें औलाद से और माल से तुम्हारा इम्तिहान लूँगा। हमारे साथ अल्लाह ने क्या मेहरबानी की, सुनिएगा इस बात को। अल्लाह ताला ने क्या मेहरबानी की कि उसने पर्चा आउट कर दिया। और पर्चा उसने ये आउट कर दिया, इम्तिहान तो वो लेना है, कि हमें इस पर्चे में वो क्वेश्चन लिख के दे दिए और उसका हल भी बता दिया। ज़िंदगी कितनी आसान कर दी कि हम इनका ख्याल रखें और जन्नत में डायरेक्ट जाएंगे। वाह वाह, अरे वाह, कैसी खूबसूरत जनाब वाली मिसाल है। यानी उनके चेहरे से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके वेल केप्ट बच्चों के साथ और उनकी शुक्रगुजारी का एलिमेंट देख के मैं हैरान था कि इस माशरे में जो नाशुक्रा,
इतना नाशुक्रा है कौम के जब बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन को कह रहे हैं माँ ने क्या किया, अब्बा ने क्या किया, मुल्क ने क्या दिया, ये नौकरी कैसी है, ये बॉस मेरा कैसा है। उस माशरे में ऐसे लोग, स्पेशल 3 बच्चे, ये भी पता है कि इनकी उम्रें ज़्यादा नहीं होनी, ये भी पता है कि जल्दी मर जाएंगे, ये भी पता है कि कुछ कर नहीं सकते, ये हमारा ख्याल नहीं कर सकते, लेकिन ये कि पेपर हमारे हाथ में है और आंसर्स हमारे हाथ में है, हमने जवाब भी, अल्लाह ताला ने एहसान कर दिया हम पे, अल्लाह ताला ने एहसान कर दिया हम पे कि पेपर आउट कर दिया। अरे भाई क्या मिसाल है ज़बरदस्त किस्म की। तो ऐसे लोग हमारे माशरे में, इस माशरे को लेकर चलने वाले मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मिसालें हमारी ज़िंदगी में भी हैं। अच्छा, मैं आपको फाउंटेन हाउस की कहानी सुनाऊँ। फाउंटेन हाउस में मैंने मौज़ात होते हुए देखे और आपको पता है कि वहाँ पे बड़े बड़े लोग एडमिट रहे, क्योंकि साइकेट्री का मर्ज़ तो पूरी दुनिया में इस वक्त 25% ऑफ कुछ एक्टर्स भी ऐसे फैमिली से आपके फाउंटेन हाउस से आए थे। जी जी, जो इतने बड़े बड़े खानदानी एक्टर्स की फैमिली में से थे और उनके घर वाले जो है उनको वो छोड़ के चले गए। मैं तो उनसे मिलके यकीन करें ज़ारो कतार हो रही थी, यकीन ही नहीं आ रहा था कि मुल्क का इतना बड़ा नाम टीवी पे आते हैं, हीरो हीरोइन बने फिर रहे हैं और उनकी फैमिली का फर्क जो है ऐसे फाउंटेन हाउस में जो है ना पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। बहुत सारी मिसाल, एक मिसाल तो मैं कई दफा दे चुका हूँ। और वो एक तरफ आप शोहरत का जश्न मना रहे हैं, मगर अगर आपकी फैमिली में कोई जिसको साइकी प्रॉब्लम हो गई तो आपने उसको अच्छा ये कितना बड़ा अलमिया है। अच्छा, ये इसकी मिसाल मैं आपको एक और दे दूँ। देखिए बहुत आसान तरीके से हमारी गलतफहमी क्या है। क्या हमारी गलतफहमी ये है, ये जो मेरा भाई है, ये मेरा बहन जो है, मेरी जो बेटी है, ये बीमार है, मैं बीमार नहीं हूँ और मैं बीमार हो नहीं सकता। 1 मिनट में बीमारी आती है, 1 मिनट में साइकेट्रिक इलनेस आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चलते चलते घर से आ रहे, बुखार नहीं हो जाता, फ्लू नहीं हो जाता, हार्ट अटैक नहीं हो जाता, एंजाइटी नहीं हो जाती। ये बीमारी है, वो किसी को किसी भी लम्हे आ सकती है, क्योंकि आपके पास क्या है, दिमाग है। अच्छा, हमारी गलतफहमी क्या है कि इसको बीमारी है, मुझे नहीं, ये जो 4 उंगलियां ये मेरी तरफ है। अगर ये समझ में आ जाए तो ये होगा कि शुक्रगुजार आपकी तरफ उठिए, 4 जी 4 हमारी तरफ है। अच्छा, दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात जो है, जब आप शुक्रगुजार होते हैं और जब इस तरह के माँ बाप, जो मैंने आपको मिसाल दी 3 बच्चों के, आप यकीन करें 4 बीमारियां बड़ी ऐसी हैं कि जो कभी नहीं आती। एक तो मेंटल इलनेस नहीं आती, स्ट्रेसेस नहीं आ रहे, वो स्ट्रेस हार्मोन नहीं निकल रहे, ये सब कुछ नहीं, ठीक है, स्ट्रेसेस नहीं आ रहे, हार्ट पे प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लॉन्ग बड़ी उम्र के अंदर अल्जाइमर, बुढ़ापे की बीमारी, डिमेंशिया वो कम हो जाती हैं, कैंसर जैसी बीमारी से आप बच रहे होते हैं, जो शुक्रगुजार लोग होते हैं। वाह क्या बात है। अच्छा, मैं एक बात को बहुत ज़्यादा समझता हूँ, जो मैंने आपको बताया कि हम फाउंटेन हाउस में देखते हैं। मैंने यहाँ तक देखा कि लोग अपनी माँओं को छोड़ के चले जाते हैं, अपनी बीवियों को छोड़ के चले जाते हैं, अपनी बेटियों को, बेटों को छोड़ के जाते हैं और एड्रेस चेंज कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अलग कम्युनिटी एक है जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है फाउंटेन हाउस से, जिनका कोई लेना देना नहीं है। वो बच्चे चूड़ियाँ लेके आ रहे हैं, वो कपड़े लेके आ रहे हैं, उनके वालिदैन जो है वो खाना लेके आ रहे हैं, वो किसी ने किसी को बहन बना लिया है, किसी ने किसी को बेटी बना लिया है, कोई हाथ पकड़ के बैठ जाता है आके। ये खूबसूरत कम्युनिटी मैंने देखी पाकिस्तान में। तो वो शुक्रगुजार लोग हैं कि जो ये समझते हैं। अच्छा, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए क्योंकि रोल मॉडल है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक ही को पढ़ लें तो बहुत ही काफ़ी है कायनात के लिए। तो उनके लिए आप उनकी ज़िंदगी दुनिया में आने से पहले देखें, दुनिया के बाद जाने के देखें कि एक शख्स के बिहेवियर से, एक शख्स के बिहेवियर से इस वक्त पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं। देखा नहीं किसी ने उनको बिहेवियर से। पहाड़ पे खड़े हुए कहा पीछे से फौज आ रही है, तो कहते हैं हाँ आ रही, तुम सच को क्योंकि तुम्हें नजर आ रही है, कहते हैं नहीं नजर तो नहीं आ रही। फिर क्यों मानते हो? क्योंकि आप जब कहते हैं सच कहते हैं, 40 साल से आप सच कहते हैं। ये वो बिहेवियर्स हैं कि जिस घर पे हमला हो रहा है उसी घर में लोगों ने अमानतें रखाई हुई, क्योंकि वो अमानतदार हैं। ये वो बिहेवियर्स थे जिसकी वजह से आज 2 अरब हर 4 में से 1 आदमी मुसलमान है। क्या बात है, ठीक है। अच्छा, इश्क तो हम करते हैं, लेकिन बिहेवियर हमारे बिहेवियर ऐसे हैं कि जो उनकी सारी जो तालीमात है उसके मुखालिफ है। अगर हम ये करना शुरू कर दें। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका क्वेश्चन ये ज़रूर होगा मुझसे कि भाई इन सब चीज़ों से बचना कैसे है, मेंटल इलनेस से कैसे बचना है। एक तो शुक्रगुजार होना सबसे ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें हैं, बीमारों की तीमारदारी करो। तो इसके लिए फाउंटेन हाउस जैसे इदारे, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो टीवी प्रोग्राम सारे लोग देख रहे हैं कि भाई किसी दिन किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में चले जाए बगैर किसी मतलब के, इससे पहले कि उठा के ले जाया जाए,
जैसे मुझे कभी ले आया गया था, उससे पहले जाके देखें कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, कितने ब्लेस्ड हैं। और उस सूरत में कि जब आपको पता चले कि सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है, और जब कोई तकलीफ आए तो अपने से नीचे देखो, फिर फाउंटेन हाउस आ जाए। ये 2 हदीसें ऐसी हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आप कितने ब्लेस हैं। सर ये जो ज़्यादा से ज़्यादा की तलब है, ये जो लालच है हमारे अंदर, जैसे हम अब अगर मेरे पास सपोज बाइक है तो मैं सामने गाड़ी देखती हूँ तो फिर मुझे ना एक ख्वाहिश आ जाती है मेरे अंदर कि यार ये गाड़ी मेरे पास भी हो। तो क्या ये बेहतर की ख्वाहिश करना भी नाशुक्रिया? अच्छा, पहली बात तो ये कि सबसे पहले तो शुक्रगुजार इस बात पे हो जाएं कि आपके पास है। ठीक, हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ये ही नहीं है। अच्छा। अब मेरे पास बहुत सारी औरतें आती हैं जिनको एक बीमारी है जिसको कन्वर्जन कहते हैं, हिस्टीरिया कहते हैं। उसके पीछे भी एक नाशुक्रापन का एलिमेंट होता है। हमारी शादी नहीं हो रही, शादी हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे तो लड़के नहीं हो रहे, लड़के नहीं हो रहे तो बड़े नहीं हो रहे, अब उनकी शादियां नहीं हो रही। हर बात पे हम जो है ना वो एक मसाइल में गुजरते हैं। तो ये नाशुक्रापन है जो अल्टीमेटली फिर ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा, ऐसी ऐसी फैमिलीज की फीमेल्स को देखा कि उनको ये दौरे पड़ रहे हैं कन्वर्जन के कि भाई मियाँ जो है वो उन्होंने दुनिया जहाँ की सहूलतें दे दी, लेकिन क्योंकि वो जो मोबाइल फ़ोन में वो जो पेटेंट चीज़ें नज़र आती हैं उनको और वो ड्रेस नज़र आते हैं वो नहीं मिल रहा है। तो जो तुम्हारे पास है उसका शुक्र तुम कर लो, तो उसको एंजॉय कर लो। अच्छा, जो आधा गिलास खाली है ना, हम उस पर ही नज़र रखते हैं, हम जो आधा गिलास भरा हुआ है उस पर नज़र नहीं रखते। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की और बात बताऊं, बात जो बड़ी ज़बरदस्त है। अगर हम इसको समझ लें ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपके क्वेश्चन का भी इसमें जवाब भी है। मैंने देखा है कि लोग ऑफिसों में काम करते हैं और वो बड़े नाशुक्रे होते हैं। जैसे ही बॉस के कमरे से बाहर निकलते हैं ये यार ये तो सही नहीं बनता है। अच्छा, एक जगह मैंने पढ़ा और मुझे उसमें कि ऐसी हदीस मैंने पढ़ी कि कुछ लोग जन्नत में जो होंगे ना, अल्लाह ने चाहा तो हम सब मुसलमान जन्नत में ज़रूर जाएंगे, और मुझे उम्मीद भी है कि कुछ लोग, कुछ ऐसे जन्नती होंगे जिनके सर पे जो है ना वो एक्स्ट्रा एक बादल चल रहा होगा। अच्छा। तो कुछ हमारे जैसे जन्नती वहाँ घूम रहे होंगे, वो पूछेंगे भाई ये क्या चक्कर है, क्योंकि आपने अभी कहा ना मुकाबले की दौड़ है। इनके सर पर जो है वो बादल क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है? हाँ। तो पता चलेगा कि वो अपने घर में भी और अपने ऑफिसेज में जिनको वो फॉलो करते थे उनके पीछे बदगोई नहीं करते थे, उनके लिए अच्छा कहते थे। अच्छा, मतलब अब शुक्रगुजार थे, मुझसे मिल के जाएं, मेरे साथ अच्छे हों, मगर गेट के बाहर जाएं तो आपको मिले तो आप बोले यार बॉस क्या होस्ट थी यार, क्या बॉस है, क्या कर रही थी, क्या होस्ट है, किसी घर में गए, ये वाली बात नहीं। ये जो नाशुक्रापन है ना, अच्छा, ये नाशुक्रापन हमारे वहां पे भी पता चल जाएगा कि तुम ज्यादा जब अपने बॉसेस का, अपने घर में अपने वालिदैन का, बीवी शौहर का, हर एक का जो एक सिस्टम है उसको फॉलो करेगी, उसको मानेगी, तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में भी कैटेगराइज करेगा कि तुम्हारी पोजीशन अलग होगी। अरे वाह वाह, बड़ी अच्छी बात बोली। वहाँ पे भी, और इसमें सर ये भी है कि अगर कोई दोस्त बुरा है, कोई गलत रास्ते पे है, अगर उसको समझा दें उसी वक्त उस पहलू पे तो वो ठीक है, और बाद में उसको पीछे जाके जो है ना बुरा ना कहें। हाँ, बुरा ना कहें। और इसमें जो देखिए सबसे बड़ी बात, आप जो दूसरों से चाहते हैं अपने लिए करना शुरू कर दें। अपने लिए देखिए आपसे भी गलती हो सकती है ना, आपसे गलती हो सकती है, आप बुरा कर सकते हैं, आपके कभी आपके साथ आपने बुराई भी हो सकती है, तो आप दूसरों के लिए भी वही करना, सोचना शुरू कर दें कि जो आप अपने लिए चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, आप दूसरों ही करें। आप चाहते हैं कि लोग आपसे हसद ना करें, ये रूहानी बीमारी है ना, आप दूसरों के साथ हसद ना करें, क्योंकि ये कायनात हमें वही लौटाएगी जो इस कायनात को हम देंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सर। ये बताइएगा कि हम शुक्र के ऊपर बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला का हकीकी तरीके से शुक्र अदा करने का तरीका क्या? अच्छा जी, पहले तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी इस पे करना शुरू कर दें कि उसने तो आपको इंसान बनाया। वाह। अच्छा, इंसान बनाया, बकरा बना देते तो वाह, बिल्कुल हो चुका होता काम अभी तक। मैं इसमें भी वाह बोल रही हूँ। उसमें बहुत देखें, बिल्कुल क्योंकि लेकिन अगर बना देता अच्छा इंसान कौन है? अच्छा आप देखिए, आप बीइंग ए मुसलमान हमें इस बात को सोचें, आप हैरान हो जाए कि कितने बड़े हम ब्लेस्ड हैं। बिल्कुल सर। एक तो हम इंसान हैं, दूसरा हम मुसलमान हैं। अच्छा, तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं ये समझता हूँ, जो मैं ब्लेस्ड हूँ अल्लाह ताला से इस बात के लिए कि अल्लाह ताला ने मुझे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। नबी पाक की उम्मत से पैदा किया। बड़ी बात है। ये जो ताज है ना आपके सर पे, जो वहाँ नजर आएगा जाके, जब हम रोज़े महशर जाएंगे तो अलग एक उम्मत नजर आएगी, माशाअल्लाह, एक उम्मत नजर आएगी। अच्छा, आप एक और बात सोचें, और ये सोचें कि क्या करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए टीम कैप्टन
उनकी सिलेक्शन के बगैर हम सिलेक्ट हो सकते थे? कभी भी नहीं। ठीक है, तो कितनी बड़ी सिलेक्शन है। जब से मुझे ये समझ में आया, अच्छा मैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जब भी मैंने हाज़िरी दी तो मुझे वहाँ पे एक ख्याल आता था, और वो ख्याल ये आता था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यहाँ पे इजाज़त लेके आते और पूछ के आते थे, जो फरिश्तों के सरबराह हैं, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक बनाया है, उनसे ऊपर पोजीशन है हमारी, तो कितनी बड़ी पोजीशन है। ऐसे तो ये जो ताज है इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो शुक्रगुजार हो जाए इस बात के लिए कि आप करीम आका की उम्मत में पैदा हुए, मुसलमान पैदा हुए। अच्छा, इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है? मैंने एक चीज़ और आपसे पूछनी है, ऐड करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता है कुछ बड़े लोगों से मिलती है। अशरफुल मखलूक़ात और अशरफुल मखलूक जो है उसमें तो अल्लाह ताला ने इंसान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। चरिंद भी हैं, परिंद भी हैं, आसमान है, पहाड़ है, हवा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पत्ते हैं, पौधे हैं, दरख्त है, फूल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो क्या ये सब भी जो ऐसी सारी जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें, तो इसमें सिर्फ इंसान है या फिर बाकी चरिंद परिंद भी अशरफुल मखलूक़ात में आ सकते हैं? अशरफुल मखलूक में तो देखें सबसे पहले इंसान खुद है, जिन सारी चीज़ें, सारी जो चीज़ें हैं वो इंसान को सपोर्ट करने के लिए बनाती हैं। अच्छा, आप देख लें, अगर आप इस सारे सर्कल को देख लें तो ये खाना पीना, परिंदे, दरख्त, ये सब हमारी सपोर्ट के लिए बनाए हुए, हमारी सपोर्ट के लिए बनाए हुए। और तो फिर हमारी अशरफुल मखलूक़ात नहीं, अशरफुल मखलूक़ात में नहीं आते, इंसान है वो हमारी सपोर्ट में। इवन जिन है ना, जिन जो है वो भी अशरफुल मखलूक में नहीं आते। अच्छा, इंसान जो है जब, अच्छा, तो ये इंसान की जो पोजीशन है, इसीलिए देखिए जितनी बड़ी पोजीशन है, आप जैसे इस वक्त इस टीवी प्रोग्राम के अंदर सबसे बड़ी पोजीशन पे है ना जी, तो आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। हाँ, और पूछा भी आपसे सबसे ज़्यादा जाए हाँ, कि प्रोग्राम कैसा हुआ, ये मैं बता दूं, उसमें कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। इसीलिए जो हमारे सर पे ताज है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने का, उसकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है, हमसे पूछा भी जाएगा। तो जो लोग शुक्रगुजार हैं अल्लाह के रसूल के, अपने वालदैन के, अपने रूहानी वालदैन के, टीचर्स के, राइट फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल और जहाँ तक उन्होंने एजुकेशन हासिल की है, जो लोग अपने बहन भाइयों के शुक्रगुजार हैं, जो लोग अपने मुल्क के शुक्रगुजार हैं, जो लोग अपने शहर के, अपने ऑफिस के, अपने बॉस के शुक्रगुजार हैं, उनको एक खुशखबरी ये है कि उनको जहनी बीमारियाँ, जिस्मानी बीमारियाँ नहीं होंगी, या होंगी भी तो बहुत इंटेंसिटी कम होगी। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, अपनी चीज़ों पे जो अल्लाह ताला की नेमत है उनके ऊपर शुक्र बिल्कुल नहीं, और दूसरों की जो चीज़ें हाँ, उनके ऊपर हसद की निगाह रखना, दिल में भी हसद रखना, उसको ख़त्म कैसे करना अच्छा, है, उसका सोल्यूशन के ऊपर बात जरूर करेंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं जब हसद करता हूँ या जब मैं किसी को गाली देता हूँ या मैं किसी का बुरा चाहता हूँ, तो ये सारा प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? हमारे ऊपर, अपने ऊपर भाई। हाँ, अगर ये जो हमारा ब्रेन सिग्नल दे रहा है, हमारा बाकी हमारे पास एक ऐसा हार्मोन निकलता है जब आप इसको एड्रेनलिन कहते हैं, कोर्टिसोल कहते हैं, कि जो नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों के साथ निकलता है, तो वो तो जहनी और जिस्मानी बीमारी क्रिएट करता है। तो सबसे ज्यादा नुकसान आपको अपने साथ होता है। देखिए, जब मैं किसी को गाली देना चाहता हूँ, हाँ, ये बहुत आम सी मिसाल है जो लोगों को समझाने के लिए, तो गाली पहले बनती कहाँ है? पहले तो मुंह से निकाली, अपने साथ यहीं पहले बनी और मुंह से निकली। सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ है? अच्छा, आप हसद करते हैं, आपको तो पता ही नहीं है, दो गाड़ियां जा रही हैं, एक गाड़ी निकल रही है स्पीड से, दूसरी वो कहते मेरे से आगे कैसे निकली, उसको पता ही नहीं है, उसने गाने चला रहा है, मजे कर रहा है, वो अपने एंजॉय कर रहा है, आपको मुसीबत पड़ गई, आगे कैसे निकला? आपकी जिंदगी यहाँ पे हो गई खराब, और आपने टेंशन लेके उससे मुकाबला कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है, वो गाना चलाता हुआ सुनता हुआ जा रहा है और आप दौड़ लगा रहे हैं। इस पे आपको एक्सीडेंट भी हो सकता है और आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। यही जिंदगी की दौड़ है। तो सबसे पहले तो शुक्रगुजार हो जाएं कि जो आपके पास है। जब आप शुक्रगुजार हो जाते हैं ना, तो वो हार्मोन निकलते हैं कि जो आपको बहुत खूबसूरत जिंदगी दिखाते हैं। अच्छा, मैं जो हमेशा एक बात कहता हूँ, जो मैंने अपनी जिंदगी की 2 मिसालें आपको दे दी, कि भाई जिंदगी एक दिन है, जो गुजर गया वो आएगा नहीं, चाहे तुम्हारे पास 2 अरब रुपए हों, और आने वाले दिन की गारंटी तुम्हारे पास 1 मिनट की नहीं है। जब मैंने ये मोबाइल फ़ोन खरीदा ना मैडम, तो मुझे 1 साल की गारंटी दी गई। आपके पास है कोई गारंटी 1 दिन की? या जो टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, किसी के पास गारंटी नहीं। इसका मतलब कौन सा दिन है आपके पास?
आज ही माफ़ी मांग लें, आज ही माफ़ कर दें, आज ही शुक्रगुजार हो जाए, आज ही खुश हो जाए, जो करना है आज कोशिश कर ले, जो कर सकते हो कर लें, क्योंकि दिन आज का है। क्या बात सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे इस टॉपिक को लेके चले हैं, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू करके। अल्लाह ताला आपको सेहत, ज़िंदगी, खुशियाँ दे, जो नेक काम आप कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें आपके रास्ते आसान करे और आपको बुलंद मुकाम पे रखे इस दुनिया में भी आखिरत में भी। यही दुआ के साथ आगे चलूँगी। और ये बात मैं दोबारा भी दोहराऊँगी, बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात, और किसी की सुनी हुई बात को दोहराना, आगे बढ़ाना किसी और के कान तक भी, विच इज़ लाइक मुझे लगता है हमारी ड्यूटी है। आज ही माफ़ी मांग लें, टू गुड, आज ही शुक्र अदा कर दें, और आज कीजिए। जिसने ये रील देखी है, जिसने ये शो देखा है, ये सदका जारिया है, आज दरगुजर करें लोगों के साथ, नेगेटिविटी, बुराई, जलन, बुग़्ज़, झगड़ा, नफ़रत ख़त्म कर दें, मट्टी पाए, वो नहीं कहते मट्टी पाओ, मट्टी पाओ, मट्टी पाओ, और फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करके एक नया इंसान बने, नई इंसान बने और नई ज़िंदगी को एंजॉय करें, सो दैट आपके रास्ते भी आसान होंगे और आपकी मंजिलें जो है ऐसे तय हो जाएंगी। इसी बात के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, हमें ये पता नहीं होता कि एक्सरे जो है, अल्ट्रासाउंड जो है, MRI जो है, रेडिएशन जो है, ये कितनी ख़तरनाक होती है। हम करा तो रहे होते हैं, कुछ लोगों को ना बस शौक़ होता है अपने बारे में पता करने का, तो जाके एक्सरे मुंह उठा के करा रहे होते हैं, ठीक है, MRI करवा रहे हैं, ये सब कुछ करवा रहे हैं। कितना ख़तरनाक है, इसकी रेडिएशन क्या है, कितनी हमारी बॉडी के लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, आपको पता है, वो बार बार ना चेक करने के लिए करवाती रहती हैं कि बेटा है बेटी है, उसके लिए बच्चे को कितना नुकसान पहुँच सकता है। ये सारी बातें आज गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शो है, और ये अगर आपसे मिस हो जाएगा कोई भी पार्ट, तो आप हमारे सोशल मीडिया से इसकी रील ज़रूर उठाइएगा, ताकि आपको पता चले कि कितना डेंजरस कॉज हो सकता है बार बार एक्सरे कराना, बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सईद शहजाद हुसैन, जो कि रेडियोलॉजिस्ट हैं, और ख़ास तौर पे इसी पे बात करने के लिए हमने इनको आज मदऊ किया है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, मोर देन हैप्पी। मैं जस्ट टू ऐड के रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ और इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हूँ, ज़बरदस्त। तो गिव्स मी द पेक्यूलियर चांस कि मैं आपको उसके ख़तरात भी बताऊँ, उसके बचने के तरीके भी बता सकूँ। तो सर, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि जो लोग मुंह उठा के चले जाते हैं बस एक्सरे कराने के लिए, बार बार अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ख़ासतौर पे ये प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, जी जी जी, तो ये क्या सेफ़ होता है? जितनी बार भी अल्ट्रासाउंड, एक्सरे इस तरह से जो लोग करवा रहे होते हैं, इज़ दैट ओके? नहीं, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता, और ये बिल्कुल भी कोई इंडिकेशन नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे पास ऐसे स्कैन्स आते हैं कि मरीज़ जो है सिर्फ जानना चाह रहा है कि मुझे कुछ है तो नहीं, ये कोई इंडिकेशन नहीं होता। और ये बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक को पता हो कि व्हाट दे आर गेटिंग इनटू, ये इससे इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। नॉर्मली हमें हर वक्त रेडिएशन का सामना है, यानी कि कॉस्मिक बैकग्राउंड एनर्जी है, सूरज से जो रेज़ आ रही हैं ख़तरनाक, बहुत सारी तो रुक जाती हैं लेकिन बहुत सारी आ भी जाती हैं। इसी तरह कंक्रीट जो होता है दीवारों में, इससे भी रेडिएशन निकल रही है। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ हालात हैं, हर वक्त आपके गिर्द रेडिएशन होती है, ये बल्ब, लाइट्स वगैरह सब एग्जैक्टली हर चीज़ से ना कुछ रेडिएशन आपको, ये फ्लोरेसेंट्स जितने हैं, और ये तो हमने वी नो कि कितना है, हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो नॉर्मली जनरल पब्लिक को इसको हम मेजर करते हैं मिली सीवर्ट्स में, ये इसका यूनिट है, सीवर्ट यूनिट है, मिली सीवर्ट्स में इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मली आपको और मुझे अगर हम कुछ भी ना करें ना, तो एक साल में 2 to 2.5 मिली सीवर्ट्स की रेडिएशन डोज लग जाती है। अच्छा, खुद ब खुद 2.4 होती है नॉर्मली, जनरली, ठीक है। आप कुछ भी ना करें तो आपको 2.4 लग जाएगी। आपने बहुत सारी फ़्लाइट्स ली, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ना सूरज के करीब, वो रेडिएशन डोज बढ़ती जाती है, तो थोड़ी 2 से 3 हो जाती है, और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप ज़मीन पे रहे, कुछ भी ना किया, तो भी आपको रेडिएशन डोज लग जाएगी 2. मगर जहाज़ के अंदर तो हम बंद एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, उधर क्या जाती है ये? हाँ, वो जो जितनी जहाज़ की शील्डिंग है वो इतनी इनफ नहीं है कि कॉस्मिक बैकग्राउंड रेस को रोक सके। अच्छा। हाँ, तो ये पायलट्स जो होते हैं या एयर होस्टेसेस, इनको ज़्यादा डोज लगती है जनरल पॉपुलेशन से। अच्छा जी, तो अब ये जहन में रखें कि अब आप 2.5 मिली सीवर्ट लेट्स से ले लें, ठीक है, ये आपकी साल की डोज़ है।
एक सीटी हेड जब आप करवाते हैं ना बगैर कॉन्ट्रास्ट के, सिर्फ एक सीटी हेड आपको 5 मिलीसीवर्ट की डोज लग जाती है, यानी कि 2 साल आप धूप में खड़े रहे। ओह, इस हद तक का? सिर्फ एक, और ये सबसे कम है सीटी में, ये सबसे कम डोज है सीटी हेड। अच्छा, ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रास्ट के साथ करेंगे तो 10 हो जाएगी, ये 4 साल हो जाएगी। आप एक सीटी चेस्ट विद एंड विदाउट कॉन्ट्रास्ट करते हैं, अप टू 20 मिलीसीवर्ट्स आपको लग जाती है, यानी अप टू 10 ईयर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन डोज। मतलब एक सीटी स्कैन के साथ कितना रेडिएशन पैदा होता है? एग्जैक्टली, ये यानी एक सीटी हेड की जो है ना सर का अगर आप सीटी करते हैं, जो कि सबसे कम डोज में किया जाता है, क्योंकि रीजन कम है, एरिया कम है, तो लो एनर्जी पे कर सकते हैं इसको, तो वो भी 5 मिलीसीवर्ट्स होता है। ऐसे जैसे कि आपने 2 साल धूप में खड़े होकर गुजारा। अच्छा, ठीक है, ये मैं धूप से मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि पब्लिक को समझ में आ सके कि आप एक सीटी हेड तो करवा रहे हैं, आपने 2 साल की रेडिएशन भी ले ली है साथ में। अच्छा, फिर ये जो हामला ख़वातीन जाती हैं ख़ासतौर पे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा रही होती हैं, इसका क्या साइड इफेक्ट? अच्छा, अल्ट्रासाउंड पे हम आते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि एक होती हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी एक सीटी एक्सरे, ये इसमें रेडिएशन है, बोन स्कैन इसमें रेडिएशन है, पेट स्कैन इसमें हाई डोज रेडिएशन होती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड और एमआरआई ये 2 ऐसे हैं जिसमें रेडिएशन नहीं होती। तो फिर तो ख़तरा तो कोई नहीं, अल्ट्रासाउंड में कोई ख़तरा नहीं है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड सेफ मोडेलिटी है, वो साउंड बेस्ड है, उसमें सिर्फ साउंड वेव्स जाती हैं, साउंड वेव्स वापस आ जाती हैं। अच्छा, तो उसके अंदर नेग्लिजिबल रिस्क होता है हीटिंग का, और वो भी अगर बहुत प्रोलॉन्ग्ड आवर्स में किया जाए। इन रियलिटी हमने कभी नहीं देखा, ये नहीं रिपोर्टेड है। अच्छा, लेकिन हमने कभी ये हीट होते देखा नहीं है कभी। ठीक है, और एमआर में भी कोई नहीं है, वो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स है, उसमें कोई रेडिएशन नहीं है, चाहे गर्दन की एमआरआई जहाँ का भी एमआर। अच्छा, उसमें भी कोई रेडिएशन नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो एमआरआई और अल्ट्रासाउंड ये सेफ हैं। ठीक है, तो अगर जैसे आपने प्रेग्नेंट का कहा ना, अगर प्रेग्नेंट वैसे किसी को अपेंडिसाइटिस होता है, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड में नहीं नज़र आया, सीटी कर लेते हैं, लेकिन अगर प्रेग्नेंट होंगी ना तो फिर उसमें हम सीटी नहीं कर सकते, क्योंकि जो एम्ब्रियो है वो कहीं ज़्यादा सेंसिटिव है रेडिएशन को। अच्छा, और ख़ासकर अगर जब उसके ऑर्गन्स बन रहे हों, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होगा ना, उसके अंदर एनोमलीज आ जाएंगी अगर हमने उसका स्कैन कर दिया तो। अच्छा 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 अच्छा, तो ये दो, यानी ये बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है अगर प्रेग्नेंट लेडी को हमने एक्सरे या सीटी कर दिया, अनलेस के माँ की जान को ख़तरा है और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसके अलावा किसी सूरत उनको एक्सरे नहीं लगाया जा सकता। तो ये जो सीटी स्कैन होता है, रेडिएशन वगैरह, ये वाले एक्सरेज जो होते हैं, ये आम एक्सरेज से मतलब काफ़ी डिफरेंट होते हैं? नहीं, सीटी भी एक्सरे है, लेकिन सीटी ऐसे है कि जैसे अब हेड जो है, अगर हम लेट्स से हमने 70-80 स्लाइसेस में किया है ना, तो वो 80 एक्सरेज के बराबर है। तो ये जो सीटी स्कैन होता है ना, ये एक्सरे ही होता है, लेकिन ये मल्टीपल एक्सरेज होते हैं स्टैक टुगेदर। अच्छा, हाँ, तो होता ये एक्सरे ही है, एग्जैक्टली वही कैथोड रे ट्यूब है, वही एक्सरे है, वही एनर्जी साइकिल्स हैं इसके, लेकिन इसको सीक्वेंस में लिया जाता है। तो किन सिचुएशंस में सीटी स्कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और किन में हम नज़रअंदाज भी कर सकते हैं इसको? जहाँ भी आपकी हेल्थ को, यानी अब मैं आपको रिस्क्स बता तो रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इस सीटी से इनकारी हो जाए कि सीटी किसी सूरत कराना। हाँ। इसके लिए रूल ये होता है, इसको अलारा बोलते हैं, एज लो एज रीजनेबली एक्सेप्टेबल, अलारा। ये रूल यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है कि रिस्क देखते हैं और बेनिफिट देखते हैं। मसलन कोई एक्यूट एब्डोमेन के साथ आता है, हमने देखना है कि इसकी कोई अपेंडिक्स तो नहीं फट गया या ऐसा, ये वो चीज़ें हैं जिससे वो मर जाएगा अगर हमने उसको डायग्नोज ना किया। ठीक है, इन हालत में, इन सूरत हाल में एग्जैक्टली उस सूरत में फिर रेडिएशन गो सेकेंडरी। फिर हम इस बात की परवाह नहीं करते कि इसको रेडिएशन लग रही है। अच्छा, तो उस सूरत में क्योंकि उसकी जान बचाना ज़रूरी है, तो उन हालात में हमने करना ही करना है। तो ये है असल में जो आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात की थी कि मैं जस्ट वांट टू नो कि मुझे कोई है तो नहीं, ये कोई इंडिकेशन नहीं है। ये बिल्कुल कोई इंडिकेशन नहीं है, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जस्ट टू नो, ये फिजिकल टेस्ट, ये एक्सरेज जो है, ये सीटी स्कैन जो है, यू कैन नॉट जस्ट हैव इट डन। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शहजाद साहब से। डॉक्टर शहजाद हमारे साथ ही हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर शहजाद हमारे साथ मौजूद है और हमें बता रहे हैं कि जो हम एक्सरेज, ये जो रेडिएशंस वाले ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं, हम करवा रहे होते हैं, कितने हमारे लिए ठीक है, ये कितने हमारे लिए ठीक नहीं। ये जो रेडिएशन के मरीज़ होते हैं, जो जिस्म पर इनके रेडिएशन हो रही होती है, तो उनकी बॉडी पर क्या असरात मरतब होते हैं?
देखिए रेडियोथेरेपी तो कैंसर के लिए दी जाती है, ठीक है। कैंसर में कीमो हो, रेडियो हो, अब ये बात थोड़ी मुश्किल है पब्लिक के लिए इसको हज़म करना। कीमो हो या रेडियो हो, उसका प्रिंसिपल ये होता है कि हम मरीज़ को मारना शुरू कर देते हैं, लिटरली उसको कत्ल करना शुरू कर देते हैं। और आइडिया ये है क्योंकि कैंसर ज़्यादा भूखा है, वो पहले मर जाएगा एंड वील स्टॉप देयर, ठीक है। कीमो का प्रिंसिपल ये है कि हम लिटरली हर सेल को हम डैमेज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्योंकि कैंसर हंगरी होता है, मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है, वो बहुत पहले जिस्म के कोई लॉन्ग टर्म नुकसान से बहुत पहले कैंसर मर जाता है, वहाँ हम रोक देते हैं। तो रेडियो का भी बिल्कुल यही है, लेकिन रेडियो में हमें एक एबिलिटी ये है कि हम फोकस कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी को फोकस, जैसे प्रोस्टेट है तो सिर्फ प्रोस्टेट को टारगेट करके अब हमारे पास ये टेक्निक्स आ चुकी हुई है कि हम उसको 3D टारगेट कर सकते हैं कि आसपास कोई चीज़। मगर मोस्टली क्योंकि डॉक्टर साहब जब कैंसर की कोई भी ऐसी होती है ट्रीटमेंट तो उसके बाद कीमो और रेडिएशन दोनों ही रेकमेंड किए जा जाते हैं। ये बात भी मेरी अम्मी को भी था, तो अम्मी का कीमो और ये रेडिएशन दोनों, रेडियोथेरेपी दोनों साथ चलती थी। जी, जी, जी। एक तो इंसान, आपकी बात सही है कि जो मारने वाली बात है, बंदा नीला हो जाता है, नीला खून जैसे बिल्कुल नीला हो जाता है। हाँ। उसके बाल गिर जाना एक पेनफुल प्रोसेस है, जो कि मैं कहती हूँ बहुत ही अल्लाह ताला सबको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। मगर आपने ये जो अभी बात की कि जो कीमो है, कीमो में वो सारे सेल्स जो हैं उनको मारा जा रहा होता है, ऑलराइट, ताकि वो मज़ीद बाकी सेल्स में जाके एकदम से फैले ना। और जो टाइम पीरियड के हिसाब से जैसे कैंसर की कोई बीमारी फैल रही है बाकी सेल्स के ऊपर, तो वो भी तेज़ी से आ रहा है। आपने जैसे कहा वो भूखा है, तो जब इसको कीमो को भी साथ में अटैक कर रहे होते हैं बाकी सेल्स के ऊपर, तो ये क्या जाके इंसानी जिस्म के अंदर क्या जंग करती होगी। एंड देन द रेडियो थेरेपी नहीं, देखें कैंसर का इलाज जो है ना, वो जो भी इससे गुजरा है, दे नो कि ये आसान चीज़ नहीं होती। एक कैंसर अलग, और फिर उसके इलाज और इलाज के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे डील करना, उसका जो इमोशनल स्ट्रेस होता है वो ट्रिमेंडस होता है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि इन द लास्ट 20 years वी हैव कम क्वाइट फार, यानी कि अब बहुत, ये जो आप कह रहे हैं ना कि कीमो भी दे रहे हैं और रेडियो भी दे रहे हैं, इससे पहले अगर लेट्स से सिर्फ कीमो दे रहे थे तो हम कीमो बहुत लंबे अरसे के लिए दे रहे थे, उसमें नुकसान ज़्यादा था। अब हमने ये देखा कि अगर हम कीमो और रेडियो को अल्टरनेट करते हैं ना, तो बहुत जल्दी हमें रिज़ल्ट मिल जाता है उसका। हाँ, तो ये हर चीज़ जब डिवाइस होती है ना, ये बहुत लंबी स्टडीज़, उसकी एफिकेसी देखने के बाद ये प्लान डिवाइस किया जाता है। इसलिए अब इसलिए तो कैंसर स्पेशलिस्ट जो हैं वो अलग से कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं कि हर ऑर्गन का जो रेडियो कीमो कॉम्बिनेशन है, सिर्फ कीमो देनी है या सर्जरी करनी है, पहले सर्जरी करनी है बाद में, हर चीज़ के प्रोटोकॉल्स अलग अलग ये सेट हो चुके हैं और मुसलसल इवॉल्व होते रहते हैं, ये मुसलसल। ये जो बच्चे हैं क्या उनको भी रेडिएशन दी जा सकती है? इज इट सेफ फॉर देम? देखिए रेडिएशन जैसे एज लो एज रीजनेबली एक्सेप्टेबल, ठीक है। रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ कैंसर्स हैं, बच्चों में कुछ कैंसर्स हैं जिसमें रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है और देते हैं, तो यस। किस एज के बच्चों? किसी भी एज के बच्चों को, ये तो इसमें एज का ऐसा कोई वो नहीं है, इसको क्योंकि हम बीमारी के हिसाब से देखेंगे। हाँ, exactly, वो ट्रीट करेंगे तो फिर ये देनी है। एग्जैक्टली कुछ सेंटर्स में जो है वो रेडिएशन को प्रेफर किया जाता है, कुछ में कीमो, तो ये ऐसा सेड कि ये फिर वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, ट्रीटमेंट्स एग्जैक्टली होता है। बट किसी भी एज का बच्चा हो उसको देनी पड़ेगी, दी जा सकती है। कीमो भी दी जाती है, रेडियो भी दी जाती है। और रेडियो का मैंने आपसे कहा ना कि अब हम क्योंकि उसको टारगेट कर सकते हैं, जो ऑर्गन है ना सिर्फ उसको टारगेट कर सकते हैं, तो रेडियो हमें ये एक पेक्यूलियर उसमें एबिलिटी मिलती है। अगरचे अब कीमो में भी ये आ रहा है, इसको मैजिक बुलेट वगैरह कहा जाता है। अच्छा। कि जो सिर्फ कैंसर है वहीं जाके कॉन्सेंट्रेट होगा, वो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल है। वो यानी और ये हामला खातून के लिए रेडिएशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर हामला खातून को, क्योंकि देखें हामला खातून को वो सब कुछ हो सकता है जो किसी को भी हो सकता है, ठीक है ना। बैठे बैठे शुगर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर, इंसुलिन, सारा कुछ। हाँ, वो मतलब जो नहीं होना होता वो भी हो रहा होता है, प्रेगनेंसी में हो रहा होता है। साथ में प्रेगनेंसी में उनको ना कैंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, इसी पे तो अब ये इस हालात में रेडिएशन कैसे होगी बच्चे के? उस सूरत में ना हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है, पहले तो उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि वो मेंटली रेडी हो। ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। लेट्स से अगर वो कैंसर जो है किसी सूरत उसको स्लो नहीं किया जा सकता,
यानी इतना डिले नहीं किया जा सकता कि प्रेगनेंसी तक इंतज़ार कर लिया जाए। एग्रेसिव है या एनाप्लास्टिक थायराइड है, लेट्स से थायराइड है, उसके ऊपर उसको हम वेट नहीं कर सकते उसका, तो उस सूरत में उनको बता दिया जाता है कि जो बेबी को ये नुकसानात हो सकते हैं। ठीक है। रिसेंटली किसी ने हमारे एक प्रेजेंटेशन दी थी कि हमारे ताज़ीरात में इसकी शिक मौजूद है कि अगर रेडिएशन डोज इतनी हाई हो कि बच्चे को लीथल डिफॉर्मिटीज़ होने का ख़तरा हो, तो एक ख़ास एज तक उनको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी ऑफ़र की जाती है। अच्छा। हाँ, 120 डेज़ है, आई थिंक 120 डेज़ तक उनको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी ऑफ़र कर दी जाती है। तो एज आई सेड कि ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन माँ की जान बचानी है, ठीक है, एंड यू हैव टू डू वट एवर यू कैन। तो हम उनको फोर्स नहीं करते, लेकिन उनके सामने रख देते हैं। इलाज ज़रूरी है, बच्चे को ये नुकसानात हो सकते हैं और ये आपके ऑप्शन है। या अल्लाह। अच्छा, ये जो रेडिएशन होती है, ये एक्सरे होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, ये सीटी स्कैन्स होते हैं, क्या सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट जो है वही रेकमेंड कर सकता है या फिर कोई भी डॉक्टर कर सकता है, ये सब ये रेडियोलॉजिस्ट ही को? नहीं, कोई भी क्लिनिशियन स्कैन ऑर्डर कर सकता है। अच्छा। जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं ना, ये हर क्लिनिशियन को पता होनी चाहिए। ओके। ठीक है, कि लेफ़्ट राइट एंड सेंटर ऑर्डर ना करें एक्सरे एंड सीटी, ख़ासकर जो आयोनाइजिंग रेडिएशन वाले जितने हैं ना, एक्सरे एंड सीटी या बोन स्कैन। अच्छा, ये बोन स्कैन में बरसबील तस्करा बताता चलूँ कि बोन स्कैन में बहुत कम होती है, बहुत कम होती है रेडिएशन। हम ये ओल्ड एज लोगों में बोन स्कैन्स नहीं करवाते, हालांकि करनी चाहिए। सारे फिजिशियंस जो हैं एल्डरली हो जाए और सीडेंट्री लाइफस्टाइल रहा हो, उनका बोन स्कैन करा के बोन डेंसिटी देख लें और उनको बिस्फॉस्फेनेट्स दिए जाते हैं ताकि उनको फ्रैक्चर्स ना। हाँ, एग्जैक्टली। मैंने ट्रेंड नहीं देखा इसका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं ज़ाहिर है अपनी एजुकेशन बाहर से करके आया हूँ, तो हम तो एक एज के बाद सबका बोन स्कैन करते थे। अच्छा। और अगर वो 2.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन उससे कम होता था तो हम उनको बिस्फॉस्फोनेट स्टार्ट करा दिया करते थे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी क्योंकि बोन वीक हो जाती है बहुत लोगों की और फ्रैक्चर बहुत ससेप्टेबल, जबकि यहाँ पर विटामिन डी सोर्स इतना अच्छा है, धूप मिलती है, बाहर ममालिक में जाएं तो धूप का सोर्स कोई इतना अच्छा नहीं है। Exactly. गोलियाँ खाते हैं, मल्टीविटामिन खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक्सरसाइज उनकी कुछ ना कुछ चलती रहती है। ऐसे ही है। लेकिन इसके बावजूद ऑस्टियोपोरोसिस तो हो जाता है लोगों को, खासकर ख़वातीन को ना, जिनने घर में सीडेंट्री लाइफ गुजारी होती है, तो वो उनको हल्का सा चोट लगती है, फ्रैक्चर हो जाता है। तो और ओल्ड एज वॉशरूम में गिरने से फ्रैक्चर हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, झूरा झूरा। अब जैसे ये हिप फ्रैक्चर है ना, इसके बाद इसके हील होने तक उनको क्लॉट्स बन रहे होते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहे होते हैं, तो वो यानी कि एक दफ़ा एक फ्रैक्चर तो इजीली ट्रीटेबल है, लेकिन उसके बाद जो कुछ होता है वो उनको कब्र तक ले जाता है। तो वो अगर फ्रैक्चर को ही बचा लिया जाता शुरू में, तो ये बाकी चीज़ें ना होती हैं उनके साथ। सर, ये जो एक्सरे और एमआरआई इन सारी चीज़ों के बीच में जब करवा रहे होते हैं, उसके दौरान ये जो तवानाई पैदा होती है वो कितनी मुख्तलिफ है बाकी? और एक्सरे का तो मैंने आपको बताया ना कि एक्सरे सीटी जो है, इसमें तो आयनाइजिंग रेडिएशन है, ठीक है, ये तो काम ही इस तरह से करती है कि आपके जिस्म से गुजर के रेडियो फिल्म तक पहुंचती है, ठीक है। एमआरआई में नहीं है, एमआरआई में एनर्जी है सही, लेकिन वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, ऐसी कोई तवानाई नहीं पैदा होती। वो 2-3 घंटे भी अगर आपका स्कैन हो, कुछ 2-2 घंटे के स्कैन होते हैं, ठीक है, आपको उससे एमआरआई से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं या ऐसा कुछ है वो और बात है, स्कैन इटसेल्फ आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, एमआर बहुत सेफ है। ठीक है। डॉक्टर शहजाद कुछ एंड में कहना चाहेंगे, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है ज़रूरी बताएं, क्योंकि आप बाहर से पढ़ के आए, आपकी नॉलेज भी डिफरेंट है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, तो आई वुड लाइक कि आप लोगों को शेयर करें। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस की थी वो यही थी कि गैर ज़रूरी इमेजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। सिर्फ पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए आप हेड टू टो सीटी ना ऑर्डर करें, पेशेंट को एजुकेट कर दें कि देखें मैं कर देता हूँ, लेकिन ये उसके नुकसानात है। एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट चाहता है तो यू कैन डू इट, लेकिन उनको पता, रिस्क का पता होना चाहिए। तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि बुलाया ताकि लोगों को पता चले, एटलीस्ट दे शुड नो द रिस्क कि वो क्या। उसके बाद अगर वो अपना डिसीजन लेते हैं कि नहीं हमने स्कैन करवाना ही है, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये मग्गा टेस्ट जो होता है ये जो मैग किडनी का टेस्ट होता है, अच्छा ये तो बच्चों के अंदर किया जाता है, उसमें भी थोड़ी रेडिएशन है सही, लेकिन हाँ वो या रिफ्लक्स देखने के लिए या रीनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए ज़रूरी होता है ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अगेन किडनीज़ का मामला है।
ठीक है। तो अगर किडनी फेलियर में बच्चा जा रहा हो, ये एक चीज़ है सर्जिकल करेक्शन से ठीक की जा सकती है। तो मैग 3 है और न्यूक्लियर मेडिसिन के 2-3 किस्म के DMSA है, DTPA स्कैन है, ये 2-3 स्कैन है, ये करने पड़ते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अगर किए जाएँ दैट्स फाइन। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहजाद, बहुत अच्छी तरीके से आपने एलैबोरेट किया। आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ ठीक है, ये सही बात है। हमारे पास ज़बरदस्त नईमा राव जी मौजूद हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे एंटी एजिंग के ऊपर, क्योंकि विंटर्स भी हैं। जिन लोगों को हल्का सा भी कोई एजिंग का मसला है या कोई ऐसे रिंकल्स का मसला है, सर्दियाँ अगर आ जाएँ तो वो तो तबाही कुन उनको बहुत परेशान करती हैं। तो हमने आज ख़ास तौर पे यही टॉपिक रखा है, एंटी एजिंग के ऊपर बात करेंगे। क्या टोटके हैं, क्या नुस्खे हैं जो आपको घर से आराम से अवेलेबल हो सकते हैं मगर आपको पता कुछ नहीं होता। उनका इस्तेमाल क्या है, उनकी इफ़ादियत क्या है, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, उनके न्यूट्रिशंस उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो खाने के हिसाब से भी, पीने के हिसाब से भी, हर तरीके से हम नईमा राव जी से आज पूछेंगे एंटी एजिंग जो है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, हल्का किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है? ठीक ठाक। आज हम एजिंग के ऊपर बात करेंगे। हाँ तो जी, मुझे ये बताइएगा कि एक तो सबसे पहले किस एज से हमने ख्याल रखना है कि हमारी जो उम्र है, अगर वो 40 की है तो 20 की लगे, अगर वो 50 की है तो 30 की लगे। ऐसे ही है एग्जैक्टली। ये पता है क्या, किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं होती कि हम 30 से ऊपर जाएं। हर बंदा कहता है बस 30 पे आगे स्टॉप लग जाए, लास्ट हो जाए। हाँ, है ना, लास्ट हो जाए बस। उसकी क्योंकि उसमें इलास्टिक भी टाइट होता है, स्किन का कोलेजन भी बड़ा होता है, फ्रेश लगते हैं, कोई रिंकल्स नहीं। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो मैंने ना कुछ इस तरह की, मैं कहती हूँ कि पहले आपका अंदर हेल्दी होना चाहिए। हाँ। जब आपका अंदर हेल्दी होगा ना, फ्लावर हमें कितने खूबसूरत लगते हैं लगे हुए, गार्डन कितना खूबसूरत लगे, जब हम इनकी रूट्स में पानी और इनकी खुराक पूरी नहीं करेंगे तो ऊपर से वो फ्रेश नजर नहीं आएंगे। हाँ। तो मैंने ना इस तरह की रेमेडी, क्योंकि आजकल ना ये हमारा एक आप कह लें मजबूरी बन गई है, गैजेट जो है, गैजेट देखते हैं बच्चे, मोबाइल देखते हैं, ये देखते हैं, वो यूं कर करके भी बच्चों की इधर छोटे बच्चों के रिंकल आ रही हैं। अच्छा। हाँ 20+ बच्चों के मैंने देखा इधर यूं करते हैं ना, तो मेरा तो देख के दिल खराब होता है। ये कोई उम्र है? ये कोई उम्र है? मैं कहती हूँ पहले चलो 30, 35, 40 के बाद कोई ऐसा होता था, लेकिन अब वो बिल्कुल ही 20, 25 के बाद स्टार्ट हो गया। अच्छा नहीं मजी, एक और बात, हाँ पहले अगर आप देखें हमारी अम्मियों की अम्मी, अगर उस वाले दौर की बात करें, नानी की बात उनमें एज बहुत लेट आती थी, बहुत उनमें कुछ 50 साल की, 55 साल की यंग नजर आती थी। जिल्द पे कोई रिंकल, मैं आपको बताऊं 50 भी शायद मैंने कम कहा है आपने, मैं भी यही कहने लगी थी, आपने 50 कम कहा है। ऊपर दर्जे की जो एज है ना, उसमें रिंकल्स नहीं, गाल फूले हुए, कोलेजन भरपूर, ठीक है, आंखों काम करती थी सारा दिन, कोई नीचे आंखों की झुर्रियां नहीं, हल्के नहीं, कोई खड्डे नहीं, लाफ लाइंस के कुछ नहीं, गर्दन पे कोई लाइंस नहीं। यार ये कौन लोग थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे? हमने अपनी नानी को देखा है ना ज्यादा, अपनी अम्मियों को देखा है। मेरी अम्मियाँ, आप ये कह सकती है अम्मी खाला वो जरा पीछे, लेकिन हमने अपनी नानी को, मैंने अपनी नानी को बहुत देर तक देखा। मैं अक्सर शो में आप लोगों को बताती हूँ, उन्होंने भैंसें पाली हुई थी, वो सारा काम उनका ये था, भैंसों के लिए अलग मुलाजिम बेशक थे, लेकिन वो सुबह तहज्जुद के टाइम पे उठना, झाड़ू लगाना, और मैं कहती हूँ सारा वो रिड़का वगैरह बनाना, मक्खन निकालना, वो देसी खुराकें खाती थी। और मैं कहती कि वो धूप में सारा दिन काम करके भी उनका कोलेजन इस तरह पूरा था, माशाल्लाह, ब्लश करते थे उनके, मेरी नानों के जो गाल थे ना, ब्लश करते थे माशाल्लाह। जब 70 की थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वो मीलों का फासला पैदल तय करते थे। मतलब 70 की एज में गाल ढलक जाते हैं उनके, भरे भरे ऐसे थे, मैं बता रही हूँ। आजकल आप वैसे भी एक मुशाहिदे में एक बात आई है कि हमारे जो सर्वेंट है ना, ये आप कह सकते हैं मेड जो भी हैं घरों में जो काम करती हैं, आप देखिए उनके बाल अच्छे खासे होंगे, उनकी सेहत, उनको कोई खुदा ना खासा ऐसी बीमारी नहीं होगी। जिस तरह आज बैठे बिठाए हम खा पी के बैठ जाते हैं, तो हमारा ये कि एक्सरसाइज तो करते नहीं है। एक अजीब सी दौड़ है कि जो अमीर है वो अर्न करने के लिए दौड़ता है, जो गरीब है वो उसको गेन करने के लिए दौड़ता है, बेचारा दौड़ ही दौड़ है बस ज़िंदगी में। तो ये कि उनकी हेल्थ भी अच्छी है, उनके बाल भी अच्छे हैं, जो बस बैठे रहते हैं, जो बस इस पे गैजेट पे काम करते हैं। देखें ना, हम 2 हीटर रख के सोते हैं सर्दी में, तो वो बिना हीटर सोते हैं, वो सोते हैं, और रजाई से जो है ना पाँव बाहर निकले हुए होते हैं, क्योंकि वो सारा दिन मेहनत करते हैं ना। और लॉन के कपड़ों में भी सफाइयां कर लेती हैं, ठंडे पानी से गलियां धो लेंगी, कहती नहीं बाजी हमें नहीं सर्दी लगती। तो वो रश्क आता है फिर, यार वो ठीक है। मैं बताती हूँ कि हमारी अपनी जो आती मेड, उनके इतने बाल हैं, और इधर रेमेडियाँ कर करके लोगों को बता के, क्योंकि अब जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है ना, उस वक्त से मैं बताती, एक
बालों का बता दें, आप बालों का बता दें, स्किन का बता दें, बालों का बता दें। यही तो मैंने अब ना, मैं आपको यही बात कहने लगी। अच्छा, एक और बात, लोग नहाते धोते बिल्कुल, अच्छा मैं अपने स्टाफ की भी बात करूंगी, सुबह सुबह का नहाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ी सेहत का बाइस बनता है। हम तो नहाने के लिए तो पहले गीजर गर्म करेंगे, फिर जाएंगे, फिर और फिर अपने लॉजमत कितनी चीजें लगाएंगे, सब कुछ। मगर मैंने देखा है गाँव ग्राम में भी जो छोटे देहात हैं, सादा पानी और सुबह का ताजा पानी मोटर चलाई और नहा लिए बस। उनको ना ठंडा लगता है ना, उनकी स्किन भी देखें कितनी अच्छी है, फिर उनकी स्किन भी कितनी अच्छी है, उनकी स्किन अच्छी, उनकी सेहत अच्छी है। तो सुने, इतने गर्म पानी से जो हम नहाते हैं तो वो हमारी स्किन पे क्या ड्राइनेस आती है, सबसे पहले ड्राइनेस आती है। मैं बताती हूँ, मैंने सबसे पहले आप लोगों को यही बात बताई थी कि एक तो हमारा खाना पीना ठीक नहीं, ऊपर से हमारा नहाना धोना भी ठीक नहीं, नहाना धोना भी ठीक, हमारा नहाना धोना भी ठीक नहीं है। हम गर्म पानी से, मैं बताती हूँ, फुल गर्म पानी होता है जिसको कहते हैं कि बच्चे, छोटे बच्चे, हम मेरे अपने बच्चे ऐसे ही कहते हैं, मम्मा गर्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। मैं कि खाल उतर जाएगी इधर से, वो सारा जो हमारी स्किन का जो ऑयल है, जो मॉइस्चर होता है, वो सारा तो निकल जाता है। ये बताएं सर। फिर हम उसके ऊपर चाहे आप पेट्रोलियम जेली लगा लें, कुछ भी लगा लें, जो चीज इसके अंदर है आप उसको लॉक करके रखिए। इतने बस पानी इतना हो के अपनी बॉडी के टेम्परेचर से जरा सा ज्यादा, जो ताजा पानी से लोग नहाते हैं ना, वो इसलिए कि उनको वो गर्म लगता है पानी, बस कहते हैं कि इतनी हमारी बॉडी को जरूरत है। तो इसी तरह मैंने अपने, मैं बताती हूँ, मैं पहले आपसे इस तरह जिक्र करी थी, मेरे बच्चों के ना गोल्डन बाल हैं, तो वो मैं जो अपना हेयर ऑयल बनाती हूँ वो बालों को काला करता है। तो अब बड़े वाले बेटे को जैसे मैंने लगाया तो उसका जो कलर था वो चेंज होना शुरू हो गया। तो मैंने बनाया था अपने बच्चों के लिए ऑयल कैप्सिकम का, क्लोव का, और इसको क्या कहते हैं, ये राइस का। तो कैप्सिकम का ऑयल, कैप्सिकम का जी, मैं आप लेके आई हूँ आप लोगों के लिए नई रेमेडी। हाँ, ये मैं दिखाती हूँ, चले आजे। कैप्सिकम का ऑयल, और ये बालों को काला करने के लिए? ये काला करने के लिए नहीं, अब बात मैं बताती हूँ। ये बालों को, जो आपका कलर है उसी को रखेगा बालों को। गोल्डन बाल है ना मेरे बच्चों के, तो वो गोल्डन ही हैं उनके लिए। मेरा अपना जो 18 हर्ब्स ऑयल है ना, वो बालों को काला करता है। तो बच्चों को जैसे ही लगाया उनके बाल काले होना शुरू हो गए। तो ये मैंने उनके लिए याद किया। लेकिन क्या था कि जैसे मैं बच्चों के उसमें लगाती थी ना, सर में, तो वो बचा हुआ तेल अपने हाथों पे लगा लिया इस तरह, तो मैं बताती हूँ सारे रिंकल खत्म हो गए हाथ के, माशाल्लाह इतने प्यारे मेरे हाथ हो गए। अच्छा। तो फिर ये देख के मैंने औरों को भी, बच्चों को भी लगाया, जिन को मैं लगवा सकती थी। तो ये एक मेरी नई बिल्कुल फ्रेश इजाद है। आप लोगों को मैं दिखाऊं इसका कलर कैसा, इसकी फ्रेगनेंस चेक करें। गरम है ये करवाया है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा। हाँ, ये मैंने अभी आप लोगों को देखे ताकि नजर आए ना आप लोगों को। वाह, देखा ना क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। ये सारी अब लाइव में आप लोगों को बना के भी दिखाऊंगी ना, इसीलिए तो ये देखिए नजर आ रहा होगा। राइस है इसके अंदर, चावल है, कैप्सिकम है, क्लोव है इसके अंदर। ये तो वाइट हो गया, आपने छिलका उतार कर डाला है? नहीं, ये सोक करके रखा हुआ है ना इसके अंदर। अच्छा। हाँ, ये देखे ना कलर, वैसे तो कोकोनट ऑयल, ये देखें, ये कोकोनट ऑयल है। ठीक है। हाँ। अब इसके अंदर आपने इसका पूरा, मैं आप लोगों को प्रोसेस दिखाऊंगी। मुझे लगता है दिखाएं ताकि समझ आए। ये शीशी इतनी खूबसूरत है, मैं पकड़ूं, गिराना दीजिएगा। ये मैं रखती हूँ, इसमें डाल लेते हैं यार, इससे डाल लेते हैं। ये देखिए इसका कलर चेक करें, ये बिल्कुल ये आपके स्किन के सारे रिंकल खत्म कर देगा। अच्छा। मैं बताती हूँ, स्किन पे ग्लो लेके आएगा। और जिनके बाल लगा लूं? हाँ, बिल्कुल लगाएं, बिल्कुल लगाएं। जस्ट 1 ड्रॉप। ओके, मजे का ले लिया, टिकोर वाला। हाँ, ये देखिए इसकी फ्रेग्रेंस चेक करें। क्लोव, आपको पता है क्लोव थोड़ा सा, आप इस क्लोव को थोड़ा किसी भी ऑयल के अंदर आप क्लोव पका के आप लगाते हैं ना, तो आप रिंकल फ्री हो जाते हैं वैसे। अच्छा। हाँ, महंगे ट्रीटमेंट से जान छूट जाती है। तो ये मेरे घर की अपनी नई एक इजाद है। तो मैंने कहा मैं क्यों ना सबके लिए लेके आऊं, कि जो लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, जो लोग कहते हैं, कितनी दूर दूर से मुझे मैसेजेस और फोन आते हैं कि नईमा जी आप जो भी रेमेडी बताती है वो करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप लोग करते हैं, तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए कोकोनट ऑयल के साथ मिलके इन चीजों के इंग्रेडिएंट्स की ना स्मेल बहुत अच्छी आ रही है ना। हाँ, ये देखें। अब इसको लाइव हम बनाएंगे। बनाना कैसे आप लोगों ने वो देखें। अच्छा, मुझे चस्का लग जाता है, कोई चीज मुझे मजे की लग जाए मैं तो शुरू हो जाती हूँ। वो मंजन की बड़ी वायरल हुई है। मंजन आपने दे दिया मैंने फलाल को भी मंजन। ये देखिए इसके अंदर, आपको पता है आपने एक शो में जिक्र भी किया था कि आपकी अम्मी लगाती थी अदरक का जूस, ठीक है ना। हाँ, तो ये देखिए ये थोड़ा सा अदरक इसके अंदर हमने लेना है। अच्छा, छिलकों के साथ ही है? छिलके के साथ ही, सही हो गया। और थोड़ी सी इसके अंदर, मैंने इसके अंदर कद्दूकश भी आप कर सकते हैं वैसे भी। ये देखें, ये कैप्सिकम है, ठीक है, शिमला मिर्च नजर आ रही होगी। ओके, ये शिमला मिर्च हो गई है। चलिए अब इसको कूट लेते हैं हम। अच्छा,
इधर तो गिर जाएगा, इधर तो कूटेगा नहीं है। चले हाथ में थोड़ा सा कूट लेते हैं, खैर है। या आप इसको ना बारीक कद्दूकश कर लें। अच्छा, ठीक हो गया। इसको चॉप भी कर सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक है। हाँ, इस तरीके से ये आपने इसके अंदर डाल दी कैप्सिकम और अदरक। अच्छा, ये चली गई कोकोनट ऑयल के अंदर, कोकोनट ऑयल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर जाएंगे चावल, जो कि एंटी एजिंग है। ठीक है, वो डायरेक्ट इसी के अंदर, डायरेक्ट इसी के अंदर। थोड़े से नहीं, इसको भी चॉप कर लें थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, ये देखिए ना, मैं कर देती हूँ, थोड़ा सा कर देते हैं इसको। चॉप करने से क्या होगा? ये थोड़े से इसको क्रश करते हैं ना, तो क्रश करने से ज्यादा अच्छा इन्फ्यूज होता है। एक तो साबुत राइस डाल देते हैं। आपको इन्फ्यूज चाहिए? इन्फ्यूज चाहिए। इन्फ्यूज मैं बताती हूँ, पूरे 15 दिन के लिए इन्फ्यूज चाहिए, ऐसे नहीं। 15 दिन रखना है? अच्छा। या इसको अगर आप अर्जेंट बनाएंगे ना, वो भी मैं बताऊंगी प्रोसेस आप लोगों को। ठीक हो गया, चलें, ठीक है। ये देखें, ये इसके अंदर राइस चले गए। ये मैंने बहुत से लोगों को बना के भी दिया है। ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छा इसका फीडबैक आया है। ये राइस चले गए इसके अंदर। उसके बाद सबको पता है कि अगर एक लौंग आप सुबह निहार मुँह खा लेते तो आपको किसी फ्रूट की, किसी और हर्ब की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। तो ये एंटी एजिंग का आपको पता है कि इसके अंदर वैसे भी नॉर्मल किसी भी ऑयल के अंदर जो आपकी स्किन को सूट करता है, आप उस ऑयल के अंदर इसको मिला के थोड़ा सा पका के लगाएंगे ना, तो वो एंटी एजिंग का वैसे ही काम करेगा। ये देखिए, ये लौंग है, ये गए इसके अंदर। सही हो गया। ये सबका फेवरेट, सब इसको जानते हैं, रोजमेरी। हाँ। ये बालों के लिए, स्किन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, सबके लिए। मुझे क्यों लग रहा है कि ये तेल जो है ये मुंह, जिस्म, तो पूरी सारी कहानियों के लिए एक साथ है। सारी कहानियों के लिए एक साथ है। हाँ जी, बस जिन्होंने अपने बालों का कलर चेंज नहीं करना, ठीक है, उनके लिए, स्किन के लिए तो पूरी। इससे पहले कि मैं ब्रेक ले लूं, मुझे ये जरूर बता दीजिएगा कि ये जो कैप्सिकम है ये क्या काम करेगा इस तेल में? इसमें मुझे जरा सारी, ये देखिए, अब आपने लगाया है ना, तो आपकी सर्कुलेशन तेज हुई होगी। अच्छा। आपको फील हुआ होगा हल्की हल्की सी इचिंग, ये जिंजर से और कैप्सिकम से हुई है। इससे ना मैं बताती हूँ, जिनके बालों का मैं बता देती हूँ, मैंने ही परसों लगाया था, मैं कहती हूँ डेड स्ट्रेट हो जाते हैं बाल। जिनके झाड़ू जैसे बाल है ना, झाड़ू जैसे बाल है, जान ही नहीं है, वो लगाएं, लगा के 24 घंटे ना धोएं इसको, ठीक है, लगा के रखें। मैं बताती हूँ डेड स्ट्रेट हो जाएंगे। लगाएं जरा मुझे, ये जो आपका बना हुआ, ये जरा लगाएं ना। ये मैं लगा देती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये तेल लगाती हूँ मैं नीमा जी से लाइव। ये देखें, ये इसके अंदर मैंने डाल दिया। ठीक है, अब ब्रेक आप ले सकते हैं, दोबारा आएंगे। ये देखिए, और कुछ नहीं डलना इसमें, बस ये हो गया, लौंग हो गया, कैप्सिकम हो गया। ये इसको जरा कैप्चर कर, देखिए ना लौंग कितना खूबसूरत लग रही है। ये लौंग इतनी बड़ी कैसे हो गई है? देखिए, ये ऑयल के अंदर आपको शीशे के बाहर से नजर आ रही है ना, इतनी बड़ी हो गई जैसे मशरूम्स टाइप। अच्छा, हम लाइव अभी है मगर जा रहे तो ब्रेक पे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे कितना लग रहा है ना, तो ये जो तेल, ये जो पूरा सारे ये बन रहा है ना यहाँ पर, ये मेरे सर पे लगेगा। ये सर पे लगाऊंगी, बिल्कुल लगाऊंगी। बहुत खूबसूरत लग रहा है। सजावट है, बना के 15 दिन घर में सजावट मेरे सारे ऐसे ही होते, सजावट वाले ही ऑयल होते हैं। पहले मैंने सजावट वाला ही बनाया था। We'll take a break, we'll be right back. वेलकम बैक। मैं सर पे तेल लगवा रही हूँ, इतना अच्छा तेल। यहाँ पर आपको पता चलेगा किस तरीके से लगाते हैं, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके सर पे लगने चाहिए, और किस तरीके की मालिश, ठीक है, वो सब आपको पता चलेगा। ये देखो, कैप्सिकम का सारा इसके अंदर निकल गया अरोमा, और सारी इसकी ग़िज़ाइयत, और ये देखिए, ये लौंग भी, ये सारी आगे, राइस इसके नीचे है। आउट बैठो, लगाते हैं आपको। चलो लगा भाई, बैठो, इस पे बैठ जाओ, टेबल पे। चलो, वो गिरेगी। यहाँ पे आप आ जाए। यहाँ पे नहीं, मैं पीछे आऊँगी फिर। पीछे आ जाए। हाँ, ये देखिए, ठीक बैठियो, बिल्कुल ठीक बैठियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ के, ठीक है। ये देखिए, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से लगाना है, रूट से और एंड तक। आपका हेयर स्टाइल सारा खराब कर दूंगी अब मैं। टिका दे तेल, मजे का। मजा आ रहा है ना, थोड़ा सा, है ना, नीम गरम सा पड़ रहा है ना सर पे। वैसे भी सर्दियों में नीम गरम लगाया करें आप लोग ऑयल सर में। अच्छा, ये अच्छे तरीके से इन्फ्यूज होता है और ज्यादा अच्छा वर्क करता है जी। हमें कोई भी ऑयल है, जो भी आपका ऑयल है ना, आप उसको नीम गरम करके लगाएं। अच्छा, अच्छा, ये जो कम तेल लगाते हैं लोग, उसका क्या फायदा होता है? कोई मजे कुछ फायदा नहीं होता उसका। मैं बता रही हूँ कि ये ना नीम गरम करके लगाएं, सर में दर्द हो, ज़्यादा जाग ली हैं, नींद से सर में दर्द हो रहा है, तो ये एक बहुत ही एक यूज़फुल रेमेडी आपको बात करते करते ये पकड़िएगा ज़रा, मैं बता देती हूँ कि कोकोनट ऑयल की ही है, वो भी सादा कोकोनट ऑयल,
ठीक है, आपने कोकोनट ऑयल को इस तरह गर्म करके अच्छे तरीके से और सर में डाल लेना और अच्छे तरीके से मालिश करके सर बांध के आपने सो जाना है। मैं बताती हूँ कि उठेंगे ना किसी पैनाडोल की आपको ज़रूरत, दीजिएगा मुझे। वाह, जब तक सर तर ना हो मैं कहती हूँ तेल लगता ही नहीं है मुझे तेल तो, है ना? हाँ, मज़ा आ रहा है ना। वाह वाह वाह। अच्छा, हल्की सी हल्की वो थी ना जलन जैसे हल्की सी ये आपने पूछा था ना कि कैप्सिकम का इसमें क्या, अब ये आ रहा कैप्सिकम है। का है। अदरक वाला भी सीन अदरक का और कैप्सिकम का, ये आपकी ना जो बाल है ना रूट्स के अंदर पेनिट्रेट होके, मैं कहती हूँ वहां से आपकी सर्कुलेशन जो है उसको तेज करेगा और आपके बाल वैसे ही अच्छे। मैं बताती हूँ, मैंने लगाया डेड स्ट्रेट हो गए मेरे बाल, किसी स्ट्रेटनर की किसी चीज की भी जरूरत नहीं रही। अच्छा, इससे बिल्कुल सिल्की हो जाता है? बिल्कुल सिल्की। अच्छा, ये जब हमारी रूट्स पे जाता है इसके अंदर कैप्सिकम और जो अदरक भी आप चावल भी डाले, वो चाइनीज वाली कहानी भी है इसके अंदर। वाली कहानी भी नहीं, राइस आपको पता है वैसे ही बहुत अच्छे हैं बालों के लिए। आप उसकी राइस की पिच लगाएं बालों में। इन्फ्यूज तो सारी चीजें हो गई। इन्फ्यूज ये लौंग हमारे सर पे क्या काम करते हैं हमारे बालों के लिए? ये सर्कुलेशन तेज करता है। ये हमारे रूट्स जो है ना, रूट्स के अंदर जाके लौंग हो गया, अदरक हो गया, ये दूसरा कैप्सिकम हो गई है, ये हमारी रूट्स के अंदर पेनिट्रेट होके तो इस यहाँ से वर्क करती है। अच्छा। और यहाँ से सर्कुलेशन तेज होती है। सर्कुलेशन जब तेज होती है तो वहाँ से हमारी जो रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। वाह। अच्छा, ऊपर ये जो बहुत से लोगों को सर की मालिश करनी नहीं आती, आज ये देख लीजिए कि जब तक आप अच्छी से अच्छी चीज अगर आप अपने सर पे लगा भी लें और अगर आप उसकी मसाज, उसकी मालिश, उसकी चंपी सही नहीं करें तो फिर कोई फायदा नहीं है। मेरी तो चंपी वैसे मशहूर है, मैं बताती हूँ, मेरी बहनें तो बैठ जाती है मेरे जाते ही के बस हाँ चंपी कर दें। सुने, बहुत ही जमे हुए हाथों से कर रही हूँ ना, इतनी अच्छी मेरी चंपी आज तक नहीं हुई ना। वाह, कहीं नहीं हुई। ये सही मजे का मजा आ रहा है ना। अरे आपकी सोच, दुआएं कितनी लेनी है आपको क्या पता। अच्छा, मैं बात करते करते एक मुझे बात याद आ गई, मैं बताती हूँ। मेरे ख़ास तौर पे जो मेरे हमसाया मुल्क से जो मुझे मैसेजेस और कॉल्स आती हैं, हाँ, उन्होंने स्पेशल कहा है, और कराची से मिसेस राशिद हैं, उनके कल ही कॉल आई थी। अच्छा जी, उन्होंने मुझे कहा है कि फ़िज़ा के शो में आपने थोड़ा सा एक आखिरी में रेमेडी बताई थी अनार वाली। हाँ। ठीक है ना, अनार का अरे वाह, मिल्कशेक। बड़ी आला रेमेडी भाई, बहुत आला। मैं बताती हूँ, उधर से रिजल्ट आए मेरे पास। कर ली मैंने वो छिलकों के साथ, मैंने भी कर ली है ना। हाँ। अच्छा, वो मैं बता रही हूँ आप सबको, कह रहे हैं कि आपने जाके वो रिपीट करनी है। आज मुझे अनार नहीं मिल सके, हाँ। मैं लेके नहीं आई। अनार का ये है कि आप लोगों ने एक अनार 1 पाव का, अच्छा, ठीक है, वो आधा किलो दूध में छिलकों के समेत रात को भिगो देना है और सुबह उसका मिल्क शेक बना के आप लोगों ने पी लेना है। ठीक है। मैं बताती हूँ, वो कह रही मेरे बेटे की ना शादी थी। अब सुनिएगा गौर से इस बात को। अच्छा। वो कह रही है कि उसका ट्रीटमेंट हम करवाने जा रहे थे कि चलो यार कोई गोरे रंग करने के इंजेक्शन लगवा लेते हैं ना। अच्छा। तो उसके दोस्त ने मना कर दिया। ये बात उसकी मैं बता रही हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास उसकी। हाँ, तो कहती है कि मैंने कहा कि नहीं, ये वाली रेमेडी करके देखती हूँ। कहती 6 दिन है आज और मेरा बेटा शीशे के सामने से हट नहीं रहा है। 6 दिन में? 6 दिन में। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 1 हफ्ते में रिजल्ट आएगा। ये महंगे महंगे जो ट्रीटमेंट है ना, इनसे आपकी जान छूट जाएगी। 1 दिन पिया यार, आप 6 दिन पिए। मैं बताती हूँ, जितने मर्जी आप महंगे ट्रीटमेंट करवाते, मजबूरी होती है लोगों की, ठीक है ना। मेरी अगर मजबूरी हो भी तो मैंने नहीं करवाना, ठीक है, मुझे डर लगता है। अच्छा, भले सांवला रंग हो, उसका रंग निखर जाएगा, निखर जाएगा, ब्लश करेगा। मैं बताती हूँ, असल जो खूबसूरती है वो कहाँ है, गोरे रंग में नहीं है। हाँ। आपकी स्किन साफ होनी चाहिए, आपका अंदर अच्छा होना चाहिए, आप हैप्पी होने चाहिए, आप वैसे ही अच्छे लगते हैं यार। मैं बता रही हूँ ना। क्या बात है। ये आखिरी भी लगा दें, डाल दूं? हाँ हाँ, डालो डालो डालो। वाह। अच्छा, ये जो हल्की हल्की चुभन हो रही है, मुझे लगता है ये पोर्स भी खोल रहे हैं। ये पोर्स ओपन हो रहे हैं, एग्जैक्टली। असल में हमारा पोर्स बंद हो जाता है ना, जिसकी वजह से बाल आगे निकलते ही कोई नहीं है। ये हमारी स्किन का भी तो यही हाल होता है ना, जहाँ हमारे पोर्स क्लोज हो जाते हैं, वहां से फिर हमारी डेड जो लेयर वो स्टार्ट हो जाती है। पोर्स ओपन करने होते हैं, पोर्स क्लोज करने होते हैं, यही तो हमारी स्पेशलिटी, यही तो बताते हैं। मैं सबको कहती हूँ, आ जाओ नेचर की तरफ। आखिर नेचर की तरफ आप लोगों को आना पड़ेगा। सारी चीजें नेचर के साथ ही जुड़ी हैं जिंदगी में, मगर हाँ, हम ये फैशन की जो केमिकल वाली चीजें लगा लगा के पागल हो गए ना। अब देखे ना, बर्बाद हो गए। अब देखे ना, कितनी बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने ब्रेक आ रही है। उससे पहले मैं बता देती हूँ, महंगे ट्रीटमेंट से जान छूट गई है उनकी, इस वजह से सिर्फ कि उन्होंने अनार का मिल्क शेक पिया है। ब्रेक जरा लंबी लेना, ताकि मैं ये अनार वाली रेमेडी दोबारा पीछे पूछूं एक और बार, और ये ब्रेक में मैं जरा मजा ले लूं। लंबी ब्रेक के लिए हाजिर हो। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और नाज़रीन, मेरे सर में क्या मजे का तेल, क्या चंपी हो गई है।
यकीन कीजिए मज़ा आया। अगर आप भी अपने घर में अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो यार ये सब कुछ करें और ये ऑयल बनाएं। वाकई ये देखें कितने मज़े से, और वाकई हल्का हल्का ना सर पे लग रहा है, हल्की हल्की सी जलन सी है, जैसे तारी मिरी लगा के होती है ना, उससे उसी टाइप की हल्की सी ना चीज़ है, मगर खुशबू अच्छी है। कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल वैसे एंटी एजिंग होता है, ये तो किसी को अगर नहीं पता तो उसको लिख लें। एंटी एजिंग ऑयल्स में सिर्फ और सिर्फ ये कोकोनट ऑयल होता है। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे चावल हो गए, लौंग हो गए, मुझे तो याद हो गया, कैप्सिकम वाला आइडिया मुझे इतना अच्छा लगा, ठीक है। और कैप्सिकम में विटामिन सी सोर्स भी है ना, हाँ विटामिन सी, तो वो भी बड़े मजे से जो है ना आपके रूट्स तक, सर तक मिल रहा है। और ये मुझे क्या खिला रही है, जल्दी बता दें। ये मैं बता रही हूँ कि ये मैंने पहले बताया था ना कि अंदर से आपको हेल्दी होना चाहिए, हाँ। ताकि आपकी सरफेस जो है ये हेल्दी नजर आए, हाँ। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लें। ये फूल मखाने हैं, ये है कद्दू के बीज, ये अखरोट, ये एनर्जी बूस्टर मैंने बनाया, ये सब्ज इलायची, ये जिनसिंग। जिनसिंग के बारे में आप लोग सर्च कर लीजिएगा, अभी टाइम नहीं है वरना मैं आपको बताती। ये एनर्जी बूस्टर है, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा? पंसारी से? पंसारी से मिल जाएगा, ठीक है। ये चिया सीड है, और सॉरी इसके साथ में ये हैं देसी बादाम, सही है। ये सारी चीज़ें मैंने ड्राई, ये मगज चना, छिले हुए चने। क्या होता है? छिले हुए चने, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये मीठा करने के लिए मिश्री या आप खजूर डाल सकते हैं, ठीक है। ये मिश्री अच्छी है, खसखस, मिश्री हाँ, भी, हाँ। खसखस मैंने मिश्री डाली है, काजू, और ये अलसी, ये एंटी एजिंग का आप ये कह सकते हैं, और ये सेसमी तिल, ठीक है। सब चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट किया। ड्राई रोस्ट करने के बाद ये एक पाउडर बनाया। ये कैमरामैन ये दिखाइएगा ज़रा प्लीज़। ये ड्राई रोस्ट किया मैंने, सब चीज़ों को बराबर इक्वल क्वांटिटी लेनी है। उसके बाद ये मैंने आप लोगों के लिए ये पाउडर बना दिया। ये पाउडर आप लोगों ने नीम गर्म दूध को रात के वक्त आप लोगों ने इसको 1 चम्मच दूध के अंदर मिक्स करना है। मेरी वो बहनें जिनकी स्किन सैगी हो रही है, वो बच्चे जो सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, वो भाई जो सारा दिन ड्यूटी करते हैं, और वो ख़वातीन जो सारा दिन वर्किंग लेडी हैं, उन सब के लिए मैंने ये फार्मूला बनाया है। आप लोग यकीन करें, इंस्टेंट एनर्जी। आप पिए इसको, आप पिए और एंजॉय करें इसको, है कि नहीं? आई लव इट। इसके अंदर मैंने वो सारी चीज़ें डाली हैं। बहुत सी लोगों के इस तरह के मैसेजेस आते थे, हेल्दी नहीं है बच्चे, चिड़चिड़े हो गए हैं, हमारे बहुत मजे का है ना, मजे का। बताएं उनको, फ्लेवर भी बहुत टेस्टी है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर यही चीज़ें। सुनिए, तो बच्चियां भी पी सकती है? नहीं, बच्चे बच्ची मैं बताती हूँ, मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है। इसके अंदर आई साइड का है, इसके अंदर आपके ये जो मसल्स जो पेन होती है ना, इसका है। इसके अंदर जो अंदर थका थका सा रहता है। मैं लंदन जा रही हूँ, मुझे इतना चलना पड़ता है बाजारों में, ये ले जाओ। हाँ, ये ले जाना, ये ले जाना। ये रोज रात को पीना है? हाँ, रात को पी लो, सुबह पी लो, नाश्ते में कोई इशू नहीं है। छोटी 1 चम्मच नाश्ते में लो, छोटी 1 चम्मच आप रात को लो। मैं बताती हूँ, ये एनर्जी बूस्टर है। अच्छा। ये आपको एनर्जी देगा। आपका अंदर हेल्दी होगा तो आपकी ये वाली सरफेस जो है ना, ये हेल्दी होगी। इससे आप बहुत खूबसूरत नजर आएंगे। मखाने से लेके, देसी बादाम से लेके, तिल से लेके, वो सब कुछ सारा हेल्दी, सब कुछ इसके अंदर, काजू तक इसके अंदर है। इसके अंदर काजू भी है, इसके अंदर सारी चीजें हैं। अच्छा, इस ऑयल के बारे में बता दूं, ये आपने सर पे लगाया, ठीक है। ये बाल आपके डेड स्ट्रेट हो जाएंगे। जिसने बाल स्ट्रेट करने, जिसने बाल हेल्दी करने, जिसने अपनी रूट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है, जिनका हेयर फॉल हो रहा है। उसके अलावा ये एंटी एजिंग, आप इसको हाथों पे भी मसाज करें, ठीक है। ये लो, हाथ पे लगवा लो, हाथों पे भी मसाज करें, इसका फेस पे भी मसाज, फेस पे करेंगे तो मेकअप उतर जाएगा भी हमारा, ठीक है। हाथों पे मसाज करें, कर सकते हैं। मैं तेल ही लगाती हूँ मुंह पे भी, मैंने कुछ नहीं लगाया। नहीं, मैं डॉक्टर सहर चावला को सुन रही थी, उनकी वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो बता रही मैं सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। और कोकोनट ऑयल देखे मैंने इसके अंदर लौंग भी कर दी है, इसके अंदर मैंने कैप्सिकम भी डाल दी है, सारी चीजें डाल दी है। आप देखेंगे बाल हेल्दी भी हो जाएंगे और स्किन भी हेल्दी हो जाएगी। चलिए, मैं तो मजा ले रही हूँ। और ये मजे आप अपने घर में खुद ले सकते हैं। सारी रेसिपीज जो है ना, जो बताइए आप लोगों के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं इसलिए फिजा की शो, अच्छा आपका शो पूरी दुनिया में देखा जाता है, पूरी दुनिया से मुझे पजीराई मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो काम अच्छा करता है ना, मैं आपको बताऊं, उसको इज्जत भी मिलती है। आपको अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है। मजे से बनाएं, लोगों का ख्याल रखें, दुआएं लें। आपसे मुलाकात करती हूँ अगले शो में। टेक केयर।